हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर एपिसोड नंबर 4 लेके आ गए, जिसमें हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और सेल्फ इंडक्टेंस को हम पहले आपको नहीं पढ़ाएंगे, पहले इसको समझाएंगे। इसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस, बैक ईएमएफ, मैग्नेटिक एनर्जी। हालांकि मैग्नेटिक एनर्जी को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर बैक ईएमएफ तक डिस्कस करेंगे। बैक ईएमएफ को ही और कुछ नहीं, तो इसी को हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो आपको प्रीवियस वाला वीडियोस देखा होना चाहिए, तभी आपको सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम लोग फैराडेज लॉ का यूज़ करेंगे। और अगर आपको फैराडेज लॉ नहीं आता है तो आपको ये जो है ये और लेंज लॉ भी आना चाहिए, तभी आपको ये आज का वीडियो समझ में आएगा। इससे पहले वाला जो 3 लेक्चर है, हालांकि लेंज लॉ तो जरूरी, मतलब तीसरा जो वीडियो था, तीसरा जो एपिसोड था, वो तो लेंज लॉ के ही ऊपर था, न्यूमेरिकल्स था उसके ऊपर, तो वो भी आपका देखा होना चाहिए। तो ये सारा वीडियो अभी जो तीसरा एपिसोड तक बना है, वहाँ तक अगर आप देखें तो ही आपको ये सेल्फ इंडक्टेंस बढ़िया से क्लियर होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सेल्फ इंडक्टेंस को डिस्कस करने से पहले समझते हैं यार कि ये मतलब आया कहाँ से ये शुरू हुआ, ये टॉपिक क्या रीज़न है सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ने का, और ये सेल्फ वर्ड यहाँ पर क्यों जुड़ रहा है। देखो, हम लोग पहले समझते हैं यार ये आया कहाँ से, है ना। उसका तुमको एक रिकैप देते हैं हम। देखो, एक तुमको स्टार्ट जब हम किए थे ना, जब फैराडेज लॉ पढ़ा रहे थे, तो एक चीज़ तुमको हम बताए थे कि फैराडे ये एक्सपेरिमेंट किया था कि वो खोजा था कि मतलब अगर कहीं पर वायर है तो वायर को अगर हम लोग ऐसे ऊपर नीचे करते हैं या मोशन करवाते हैं वायर का, रिलेटिव मोशन, तो उसमें करंट आ जाएगा। यहाँ तक ठीक था। अब एक साइंटिस्ट था, उसी के पैरेलल एक यूएसए का साइंटिस्ट था, उसी के पैरेलल एकदम, ठीक है। देखो, ये सारा टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, और हम लोग का मेन फोकस किस पे रहेगा, सेल्फ इंडक्टेंस पे, या फिर इसी को हम लोग ना इस फेनोमेना को ही हम लोग सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं। तो इंडक्शन लिखा रहे, इंडक्टेंस लिखा रहे, सिर्फ इंडक्टेंस लिखा रहे, सबका सेम मतलब है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, और ये जो बैक ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही बोलते हैं। तो ये सारा पढ़ना है, और इससे एग्जाम में आता है हमेशा क्वेश्चन। इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन भी करवाएंगे उसको। पहले समझो यार कि एक यूएसए का साइंटिस्ट था, उसका नाम था हेनरी। पहले ये टॉपिक क्यों पढ़ना है वो तुमको हम स्टार्टिंग में बताते कि जो चैप्टर है वो लिंक्ड है। स्टार्टिंग कैसे हुआ था, पहले फैराडेज लॉ हम लोग पढ़े, फैराडेज लॉ के बाद फिर लेंज लॉ आया, और फैराडेज लॉ आया उसके बाद लेंज लॉ आया। क्यों आया वो समझाया गया तुमको, लेंज लॉ आने का कारण। फिर लेंज लॉ के बाद अभी ये एक साइंटिस्ट है हेनरी, है ना, जो कि यूएसए का है। वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अपना लैब था उसका, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था ये, फैराडे जैसा गरीब नहीं था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था ये हेनरी। तो हुआ क्या कि इसका एक सर्किट था, इसके पास एक सर्किट ये डिज़ाइन किया था। और वो कैसे डिज़ाइन किया था वो हम थोड़ा समझाते हैं। इसमें ऐसे किया था वो सर्किट में, और ऐसे करके वायर गोल गोल कर दिया था। जैसे कि देखो, ये वाला था अभी यहाँ पर एक, अच्छा ये वाला देखो, जैसे ये तुम पे अगर तुमको ये हम दिखाएंगे तो तुम इससे क्या समझोगे कि ये एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड ही है ना, ये सोलिनॉइड ऐसा ही होता है, बस यहाँ पर कुछ सब्सटेंस भी डाला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन कोर, तुम लोग को बताया था ना कि सोलिनॉइड का जो वायर होता है उसको लपेटते हैं किसी मटेरियल पे, जैसे कि सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये सोलिनॉइड है। तो वैसे ही एक सर्किट वो तैयार किया था जिसमें कि कुछ घुसाया नहीं था बीच में, ऐसे वायरिंग था उसमें। ठीक है, देखो यही वाला वायरिंग था। और ये तुम ये बताओ यार, कुछ ये अलग बना दिए क्या? नहीं, वायर को ऐसे गोल गोल कर दिए। ठीक है, और इसी वायर को गोल गोल को हम लोग नाम देते बोलते हैं इंडक्टर, इसी को नाम दिए हैं इंडक्टर। अब क्यों दिए हैं, काहे दिए हैं, वो समझाते हैं अभी हम थोड़ा। और यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया हम लोग बैटरी। ठीक है, अब यहाँ पर ये ना बैटरी के साथ साथ एक यहाँ पर ऐसे करके एक रेजिस्टेंस भी लगाया था। अभी तो हम समझा रहे हैं, अभी कुछ लिखना नहीं, 2 मिनट समझ लेना है कि ये पढ़ना क्यों है। और यहाँ पर उस एक वो लगाया था रियोस्टैट। रियोस्टैट समझती हो? रियोस्टैट उसको बोलते हैं जो रेजिस्टेंस का वैल्यू को चेंज करता है। जैसे मान लो कि यहाँ से करंट निकल रहा है 5 एम्पियर, तो ये करंट जरूरी नहीं कि हमेशा 5 एम्पियर रहेगा। हो सकता है कि ये करंट घट करके 2 एम्पियर हो जाए, या तो बढ़ करके कितना हो जाए 3 एम्पियर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को हम लोग चेंज करेंगे, और रेजिस्टेंस को चेंज करने से करंट का वैल्यू अपने आप हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या ये बैटरी के वैसे करंट को चेंज कर रहे हैं? नहीं, ये तो डीसी सोर्स है, डायरेक्ट करंट सोर्स, और बैटरी का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज भी करना है तो दूसरा बैटरी लाके यहाँ लगाना होगा। यहाँ तक ठीक है। तो हुआ क्या ना यार कि वो रेजिस्टेंस को कम किया। क्या किया वो बताओ? रेजिस्टेंस को कम किया। तो बदले में वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि करंट, मान लो कि करंट पहले 5 एम्पियर था, कितना था करंट? 5 एम्पियर। अभी वो रेजिस्टेंस को घटाया, तो बदले में वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि ये 5 एम्पियर से 6 एम्पियर 7 एम्पियर बढ़ना चाहिए ना ये करंट। भाई रेजिस्टेंस को घटा रहा है, तो करंट यहाँ पर बढ़ के मान लो 6 एम्पियर होना चाहिए, मान लो 6 एम्पियर, और ये और घटाया रेजिस्टेंस को, तो कितना होना चाहिए? मान लो 8 एम्पियर, मान लो 8 एम्पियर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। यहाँ भी 5 एम्पियर रहा और यहाँ भी 5 एम्पियर रहा। ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, नहीं, रियोस्टैट को बैलेंस कर रहा है, वो रेजिस्टेंस कम कर रहा है। बड़ा चौंकन्ना उसके लिए हुआ कि भाई साहब हम तो रेजिस्टेंस को कम किए जा रहे हैं, तब भी करंट बदल नहीं रहा है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, वो उल्टा किया, बोला कि चलो ऐसे नहीं तो कुछ उल्टा करते। उल्टा क्या किया? रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, उल्टा किया, रेजिस्टेंस को
बढ़ा दिया, तो बढ़ाने पे भी करंट 5 एम्पियर घटना चाहिए ना। करंट 5 एम्पियर था तो घट के होना चाहिए 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, लेकिन करंट जितना है उतना ही बने रह गया। बड़ा हैरान था ये कि आखिर ये चल क्या रहा है। करंट जितना है, मतलब जितना एनर्जी पहले है, चेंजेस करने के बाद भी उतना ही एनर्जी है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उसको फराडेज लॉ के बारे में ना उसी समय पूरा दुनिया में चला था। फराडेज लॉ होता है, लेंज लॉ होता है। तो ये सोचा कि जैसे सीआईडी देखी हो, सीआईडी में होता है कि एक मर्डर हुआ है तो उस मर्डर के बाद मान लो कोई लड़की का मर्डर हुआ है, उसके बाद उसी समय एक कोई केस आता है, एक और लड़की का मर्डर हो गया, तो लोग सोचता है कहीं ये दोनों केस लिंक तो नहीं है वैसे ही ये हेनरी सोचा है कि हाँ मेरा साथ जो हो रहा है कहीं वो फराडे वाला से लिंक तो नहीं है भैया, यहाँ कहीं सर्किट में कोई इंड्यूस करंट तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि देखो यार ये वाला करंट तो घटा होगा, ये तो 5 एम्पियर नहीं होगा भाई, इसको तो घटना है ना कंफर्म। ये घट के क्या हो गया होगा, मान लो कि ये घट के हो गया होगा 3 एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस वो बढ़ा रहा है, तो ये करंट घट के कितना हुआ होगा 3 एम्पियर। उसके बावजूद 5 एम्पियर करंट मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं से 2 एम्पियर ऐड हो रहा होगा, और वो 2 एम्पियर कौन सा होगा, इंड्यूस्ड करंट, जो कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय होने से बचा रहा है। तो ये समझ गया कि हाँ फराडे वाला ही केस है तब ये एक नया डिस्कवरी किया, और इस डिवाइस को जिसमें से गोल गोल वायर बना रहा है, लेकिन यार ये गोल गोल वायर क्यों रखा, गोल गोल वायर में ही उसको फेनोमेनन दी। हाँ स्ट्रेट वायर भी हो सकता था। ये इंडक्टर जो हम लोग जब भी बोलते हैं ना, जैसे गोल वायर बनाते हैं, क्यों स्ट्रेट वायर क्यों नहीं, क्योंकि जब ये स्ट्रेट वायर रख रहा है ना, तो जो पुराना फिनोमेना वही ऑब्जर्व हो रहा है। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है तो करंट घट जा रहा है, रेजिस्टेंस घटा रहा है तो करंट बढ़ जा रहा है। लेकिन जब गोल गोल वायर रख रहा है तब ये फिनोमेना ऑब्जर्व हो रहा है, कौन सा वाला, फराडेज लॉ वाला। आखिर ऐसा क्या है ये गोल गोल वायर में, चलो समझाते हैं। तो ये समझ गए मुद्दा क्या है, ये आया कहाँ से, मकसद क्या है पढ़ने का इसको। ठीक है, मकसद यही है कि उसको लगा कि कहीं ना कहीं तो भैया रिलेशन है। अब इसका पहले तो एक और चीज़ दिमाग में आना चाहिए कि इसको सेल्फ क्यों कहते हैं, वो भी दिमाग में आना चाहिए कि सेल्फ क्यों कहते हैं। तो चलो हम लोग ना सारा केसेस डिस्कस करते हैं। हम 2 केस लेंगे यहाँ पर, एक केस वो वाले लेंगे जिसमें वो रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, एक केस वो वाले लेंगे जिसमें वो रेजिस्टेंस को घटा रहा है। फिर वो खुद ही एक्सप्लेन किया कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और तुमको पता है इस सर्किट में जो भी बनाए थे मिटा दिए, इसमें 2 करंट दिखेगा, एक जो बैटरी से फ्लो कर रहा है और एक नया करंट दिखेगा जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। लेकिन यार ये गोल गोल क्यों बना रहा है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम जितना अभी पहले पढ़ी हो, पिछले क्लास में तुम लोग क्वेश्चंस किए हो लेंस लॉ के ऊपर, तो उसमें ये बताओ कि कहीं पर अगर कोई सरफेस है मान लो, तो उस सरफेस से अगर फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो जो फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो फील्ड लाइन उस सरफेस से पास कर रहा है, तो कहीं से अगर फील्ड लाइन पास करता है तो दूसरे सरफेस पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। क्या क्या बोल रहे हैं बता रहे, रुक जाओ। अगर किसी सरफेस से, मान लो कि ये सरफेस एरिया यार, यहां से ऐसे फील्ड पास हुआ, 4 फील्ड मान लो पास हुआ, तो इस सरफेस पे फ्लक्स बनेगा। तो ये जो 4 फील्ड है इसी सरफेस का है, आई रिपीट, ये 4 फील्ड लाइन है, मान लो ऐसे निकला और यहां घुसा, मान लो कि ये मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट का साउथ पोल है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुस रहा है, और मान लो ऐसे इधर से आते हुए घुस रहा है इसमें, तो इस सरफेस को काट रहा है फील्ड लाइन। ठीक है, तो काट रहा है। अच्छा मान लो ये साउथ है ना, ये मान लो नॉर्थ, चलो इसको नॉर्थ मान लो, तो यहां से निकलेगा फील्ड और यहां घुस जाएगा, तो यहां घुसेगा तो इस सरफेस को काटेगा। तो ये जो फील्ड इसमें एंटर किया, ये इसका खुद का है या फिर कोई दूसरा का है, इसका है ना यार। कभी ऐसा हो सकता है कि ये खुद का ही फील्ड इसके खुद के ऊपर फ्लक्स बनाए, जैसे ये मान लो मैग्नेट, ये मैग्नेट का खुद का फील्ड इसके खुद के ऊपर फ्लक्स तो नहीं बनाएगा। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस, तो अगर इसका फील्ड निकल रहा है तो किसी दूसरे सरफेस को जाके काटेगा ना। बट तुम कभी ऐसा सोच सकती हो कि एक ही सरफेस, उसी सरफेस का फील्ड उसी सरफेस पे फ्लक्स बनाए। समझ रही हो हम क्या कह रहे हैं, मतलब ये सरफेस, इसी सरफेस से फील्ड निकला और यही खुद ही अपने ऊपर फील्ड लाइन को काटेगा, तो उसके लिए इसको मैग्नेट का कोई सोर्स होना चाहिए, तब ना इसका खुद का फील्ड निकलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, खुद से ही फील्ड निकल रहा है, खुद को ही काट रहा है। हाँ ऐसा होता है, चलो दिखाते हैं अभी तुमको। ठीक है, तो अभी हेडिंग डालना है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन हेडिंग डालना है, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। अच्छा सेल्फ स्टडी समझती हो, सेल्फ स्टडी का मतलब होता है, सेल्फ स्टडी जो तुम लोग नहीं करती हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि खुद को पढ़ाना, यही ना मतलब है सेल्फ स्टडी का। तुम सुनी होगी कि हाँ यार चलो ट्यूशन जा रहा है पढ़ने में, चलो वो ये PW से क्लास कर रहा है या कहीं से भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन कर रहा है, अकेडमी से कर रहा है, आकाश से कर रहा है, सबका नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कहीं से भी क्लास कर रहा है यार, या कहीं ट्यूशन जा रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई बोले सेल्फ स्टडी, इसका मतलब है कि कोई ट्यूशन नहीं जा रहा, खुद को पढ़ा रहा है वो। वैसे ही ये भी है सेल्फ इंडक्शन, खुद के ऊपर फ्लक्स बना रहा है। क्या मतलब इसका, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये ऐसा गोल गोल वायर क्यों लेता है ना, वो बता रहे तुमको हम। देखो ये स्टार्ट होगा यहीं से, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो तुरंत लिख देंगे लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुनो ए बाबू सुनो, यहाँ पर ये जो बैटरी लगा रहेगा, ये कैसा बैटरी रहेगा, मतलब इसमें जो रजिस्टर रहेगा उसमें कैसा रेजिस्टेंस लगाएंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस,
वेरिएबल क्यू समझ रही हो ना, क्योंकि हमको बार बार रेजिस्टेंस को चेंज करना ताकि करंट चेंज हो। करंट चेंज होगा तब ना इंड्यूस्ड ईएमएफ ये सब होगा। करंट अगर कांस्टेंट होगा तो होगा ही नहीं फिनोमेना, समझ रही हो ना। ठीक, तो अभी देखो यहां से जब करंट आएगा ऐसे करके, तो जब करंट ऐसे आएगा यार, देखो यार बाबू, करंट जब ऐसे आया तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि और स्टेट बताया है कि करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये सोलिनॉइड है, ठीक है, तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मान लो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, अगर हम लोग इसको ऐसे कर्ल करें तो मान लो ऐसे फील्ड लाइन जा रहा है, तो ऐसे फील्ड लाइन जब बनेगा तो ये बताओ यार, ये सरफेस है, इसका इस करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और ये सरफेस खुद के ऊपर फ्लक्स नहीं बना रहा है, जो तुमको हम कह रहे थे। देखो ये जो फील्ड जनरेट हुआ ये एक्सटर्नली आया कहीं से। अरे भाई ये जो मैग्नेटिक, ये क्या दिखाया मैग्नेटिक फील्ड, ये कहीं बाहर से आया है, इसका खुद का ही है। क्यों खुद का है, क्योंकि करंट खुद का है, और ये उसी करंट के कारण यहां पर क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो कॉइल तुमको दिख रहा है जो कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे पास कर रहा है ना उससे, तो फ्लक्स बन रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। देखो एक गोल सा सरफेस, उससे फील्ड ऐसे पास हुआ, तो फील्ड परपेंडिकुलर पास हुआ तो फ्लक्स बन रहा है। अच्छा फ्लक्स वायर में बन रहा है या कॉइल में बन रहा है, जितना ज्यादा कॉइल रहेगा उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा। मान लो एक कॉइल से एक बार फील्ड पास किया तो 1 वेबर, दूसरा से एक बार और पास किया 2 वेबर, 3 वेबर, 4 वेबर, 5 वेबर, तो ये करंट जनरेट हुआ, इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके खुद के ऊपर क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इसलिए यूज किया है, इंडक्शन क्यों, क्योंकि इसमें एक इंड्यूस करंट पैदा लेगा। क्यों पैदा लेगा तुम समझ गई होगी, ताकि जो ये अगर ये करंट घट रहा है तो उसको वो बढ़ा देगा, अगर ये बढ़ रहा है तो उसको घटा देगा, समझ गई। इसको सेल्फ क्यों बोलते हैं वो समझी, क्योंकि खुद का करंट खुद का फील्ड बना के और खुद पे फ्लक्स बना रहा है। और ऐसा सोलिनॉइड जैसा, ये सोलिनॉइड है ना, तो मतलब अगर तुमको हम कहें ना, अभी एक टॉपिक हम लिखे थे इंडक्टर, लिखे थे ना इसका हेडिंग इंडक्टर, तो ये जो हम लोग बनाते हैं ना ऐसे गोल गोल, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज़, इंडक्टर। और इंडक्टर और कुछ नहीं तो क्या है, और कुछ नहीं तो क्या है, सोलिनॉइड। अरे सोलिनॉइड है ना भैया, ठीक है। अच्छा इंडक्टर कहाँ से आया, इंडक्शन से आया, है ना। तो ये सेल्फ इंडक्शन को तुम सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टर, ये सारा चीज़ बोल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इंडक्टर नहीं बोल सकती हो, इंडक्टर तो इंस्ट्रूमेंट का नाम हुआ, ये जो डिवाइस है, जैसे याद करो कैपेसिटर और उसका कैपेसिटेंस होता था, वैसे ही इंडक्टर और इसका इंडक्टेंस होगा, समझ रही हो। अच्छा इसका जो सिंबल होता है ना, जैसे कैपेसिटर का सी होता है, वैसे ही इसको भी हम लोग एक सिंबल दिए एल, जैसे कैपेसिटर का सी देते हैं सिंबल, वैसे ही इंडक्टर का सिंबल क्या दिए एल। तो यहां पर एल का मतलब क्या होगा, इंडक्टर की इंडक्टेंस। इंडक्टर तो इसको कह रहे हैं, ये गोल गोल वायर जो है, तो इस एल को बोलना है इंडक्टेंस। हो सकता है अभी हम गलती से बोल दिए थे ना, इंडक्टेंस बोलना है। इसी को तुम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकती हो, या फिर इसी को तुम कहो सेल्फ इंडक्टेंस। अब तुमको किताब में इसको लिखा मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो वो भी सेम चीज़ है, किताब वाला खुद बोलता है कि उसको आप कोएफिशिएंट समझती हो। कोएफिशिएंट मतलब जो इसके बारे में जानकारी दे, ठीक है। ऐसे से क्या होता है, हम पूछे कोएफिशिएंट क्या होता है तो ऐसे से कर रही है, ये क्या होता है भाई, हाँ सर ये क्या हुआ, मतलब कुछ उससे समझ में भी नहीं आया। ऐसे ही जाएगी इंटरव्यू में कुछ पूछेगा ऐसे तो ऐसे से करेगी। चलो तो हम लोग अब आते हैं और डिस्कस करते हैं वो जो दो फिनोमेना कौन ऑब्जर्व किया, ये सारा हेनरी। अच्छा तुमको पता है हेनरी को इज्जत देते हुए ये जो इंडक्टेंस है उसका ऐसा यूनिट हम लोग क्या रखेंगे, हेनरी। ये इंडक्टेंस जो है इसका ऐसा यूनिट रखेंगे हेनरी, क्योंकि वही उसका डिस्कवरी किया। हाँ कैपिटल एच लिखेंगे, हेनरी जो लिखेंगे इसका ऐसा यूनिट है उसको कैपिटल एच लिखेंगे। जैसे न्यूटन को कैपिटल एन से, वैसे ही हेनरी को कैपिटल एच से, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखवाया जाएगा सेल्फ इंडक्शन का। पहले अब ये लिख देते हैं हम यहाँ पर, द एसआई यूनिट ऑफ एल यानी कि इंडक्टेंस इज एच। एच समझ गई ना, एच का मतलब हेनरी, पहले हेनरी को हम हंगरी लिखते थे, HENGRY, हंगरी, हेनरी है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट है। जैसे हम बोले मान लो 10 हेनरी, तो 10 हेनरी हम क्या बता रहे हैं, एल का वैल्यू। हम बोल दिया 100 हेनरी तो इसका वैल्यू बता रहे हैं। जैसे याद करो कैपेसिटेंस को 2 फराड, 5 फराड, तो फराड के नाम पे फराड रखते थे उसका। अब इसको समझते डिटेल में यार, दो केस लेंगे, कौन कौन सा, एक बढ़ता हुआ करंट और एक घटता हुआ करंट, और समझेंगे कि कैसे समझाया एक्सप्लेन किया फिनोमेना को। तो ये तुम लोग लिख लो, मिटाएंगे अब इसको। अब इस सर्किट को हम मिटा रहे हैं और तुमको अब केस 1 समझा रहे हैं हम। केस 1 यानी कि जब करंट इंक्रीजिंग है। डेफिनेशन लिखवाएंगे सेल्फ इंडक्शन का, लेकिन पहले समझ लो यार कि आखिर इसको वो समझाया कैसे। देखो तुमको पता है एक्चुअली यहाँ पर फराडेज लॉ ही रिपीट होगा। फराडेज लॉ जो तुम पढ़ी हो ना वही रिपीट होगा, क्योंकि ये हेनरी को समझ में आ गया है कि हमको किसका हेल्प लेना है, फराडेज लॉ का, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर इसके साथ ऐसा अनहोनी क्यों हो रहा है। और तुम ये मत सोचो यार 2 मिनट का चीज़ है ये, इसको बहुत टाइम लगा ये समझने में कि फराडेज लॉ ही यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तुमको लिखना है केस 1।
अब यही दो केस से समझाएंगे। अब किताब में क्या किया, डायरेक्ट एल के बारे में बताने लगा। एल के बारे में थोड़ा जानकारी लो, अभी धीरे धीरे करके और समझाएंगे आगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर केस नंबर 1 केस नंबर 1 में हम लोग ये मान रहे हैं कि इसमें जो करंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग। करंट इंक्रीजिंग कैसे कर रहे हैं, बैटरी से। क्या ये करंट बैटरी से, इसमें बहुत एक कंफ्यूजन होता है हमको लगता है कि बच्चा लोग हर साल पूछता था जब ये पढ़ाते थे, सर ये बैटरी जो लगा हुआ है इस बैटरी से करंट बढ़ कैसे सकता है, बैटरी तो कांस्टेंट करंट सप्लाई करता है। बैटरी यानी कि ये वाला, ये बैटरी, ये तो इससे तो नहीं चेंज कर रहे हैं हम। करंट को कैसे चेंज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को बदल के। रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो करंट घट रहा है। ये बैटरी से नहीं, बैटरी कैसे चेंज कर सकती हो, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो यहां पर ये करंट इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग है अगर करंट, पहले यहां सर्किट बनाते हैं, और ये सर्किट डायग्राम को ना अब हम ऐसे बनाएंगे यार, ये लो ऐसे बनाएंगे इसको। बोलोगे सर ऐसे क्यों, क्योंकि ताकि समझने में थोड़ा इजी हो। ये क्या बनाए हम, सॉलिनॉइड, ठीक है। और ये सॉलिनॉइड में मटेरियल डाल दिए हैं। देखो हम लोग ऐसे करते हैं ना, ये मटेरियल कौन सा है, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वायर लपेटते हैं ना, तो ये जो वायर ऐसे लेके गए हैं ना, इसके ऊपर ऐसे करके हम लपेट दिए। कोई दिक्कत होगा इससे बताओ। ये क्या बना रहे हैं, ये जो गोल गोल वायर है उसको इंडक्टर। क्या ये सॉफ्ट आयरन कोर होना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए हम बनाए सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, कुछ समझ में आएगा उससे इसलिए। और यहाँ पर बैटरी, और अब हम नहीं बना रहे रियोस्टैट। तुमको पता है कि हाँ रियोस्टैट होगा, वो सब ज्ञान मत दो, ठीक है, पता है तुमको। तो ये करंट इंक्रीज कर रहा है, और करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, बैटरी से। तो क्या कह रही हो, रियोस्टैट रेजिस्टेंस पे ऐसे करके फिक्स कर दिए थे उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, रियोस्टैट को ना कहीं कहीं पर RH भी लिखा रहेगा। चलो यहाँ देखना ध्यान से, करंट इंक्रीजिंग है, या बाबू लिखो मत ना अभी, यहाँ देख लो पहले। करंट ये वाला इंक्रीजिंग है, तो अगर इंक्रीजिंग करंट है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग करंट से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो भी कैसा होगा, इंक्रीजिंग, है ना, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करेगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किस तरफ होगा उस पर ध्यान दो। ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहां पर जाके, अच्छा ये करंट का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज, तो यहां पर भी ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज, है ना। तो यानी कि ऐसे बनाना पड़ेगा भाई, क्लॉकवाइज है ना, ठीक है। तो यहां भी ऐसे ही होगा, क्लॉकवाइज करंट। अब देखना ध्यान से, ये करंट जब ऐसे है तो इसके वजह से ऐसे अंगूठा रखोगी और 4 उंगली को कर्ल करोगे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। तो जब ऐसे रख रही हो, 4 उंगली ऐसे कर्ल करी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस तरफ बनेगा। चेक कर लो, ऐसे रखोगी तो इस तरफ जा रहा है 4 उंगली कर्ल करने पे, कि उस तरफ चल जा रहा है, उस तरफ तब जाता है जब करंट ऐसे होता, तब ऐसे बनता। तो यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जा रहा है बताओ, इस तरफ जा रहा है कि नहीं, तो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो यहां पर कौन सा पोल बन जाएगा भाई, क्योंकि जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उधर नॉर्थ पोल। तो यानी इस तरफ होगा। ये किसका डायरेक्शन है, क्या करंट का है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और भी ऐसे दिखा देते चलो दो, लेकिन इसका नेचर कैसा है, इंक्रीज। हम मान लेते हैं कि शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू था 5 टेस्ला। कितना था वैल्यू, 5 टेस्ला। मेरा फेवरेट 5 है ना, तो 5 टेस्ला था मान लो। अभी सुनना, थोड़ी देर में क्या होगा, कुछ समय बाद ये बढ़ के कितना हो जाएगा बताओ, 8 टेस्ला। मान लो बढ़ के 8 टेस्ला हो गया। अब इसको घटाना है, तो घटाने के लिए इस मैग्नेटिक फील्ड से कुछ सब्सट्रैक्ट करना है या इसमें ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो हमको यहां पर एक नया करंट पैदा करना पड़ेगा इसी में, और वो नया करंट क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगा, क्योंकि करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। क्या इस करंट से कुछ नया मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो पहले से ही अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम लिख देते हैं आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रहा है, बी। अभी हम एक नया करंट यहां पर बनाएंगे, पानी भी नहीं पीना बाबू, रुको, पानी नहीं पीना, देखना है पहले। यहां पर एक नया करंट हम बनाएंगे आई डैश, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, बी डैश। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, बी डैश। अभी देखना ध्यान से, ठीक है। ये बी डैश कैसे बनेगा बता रहे, ठीक है। वो सोचती होगी घर जाके बहुत जालिम आदमी है यार। अभी देखना यहाँ पर ध्यान से, आई डैश आई डैश, चल देखो आई डैश की वजह से बनाएंगे बी डैश। और ये आई डैश कौन सा करंट हम बोलेंगे इसको, इंड्यूस्ड करंट। अभी देखो ये कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, ठीक है। क्या यहाँ पर एक, अच्छा करंट बैटरी की वजह से बनता है, याद करो फराडे का लॉ, पहले ईएमएफ आता है और ईएमएफ के बाद क्या आता है, करंट। अब यहाँ तो पहले से एक बैटरी है, तो नया बैटरी कहाँ बनाए, तो नया बैटरी हम लोग इसके अंदर बना देते हैं। ये जो इंडक्टर है ना, उसी के अंदर नया बैटरी दिखाते हैं, और उस नया बैटरी को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ भाई। उसी को, जैसे इसको ईएमएफ बोल रहे हैं, तो वहाँ पर जो आएगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अभी देखना किसका है, अभी देखना यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर एक बैटरी आएगा, ठीक है। अच्छा ये बैटरी जो होगा यार, इसको हम ऐसे बनाएंगे, ये देखो नया बैटरी, ये नया बैटरी तुमको दिख रहा है साफ साफ, अंदर में ही बनाते हैं। जो इंड्यूस्ड बैटरी होता है ना, जिसको ई से दिखाएंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये अंदर में बनता है। अब देखो ये बैटरी जो है, ये बैटरी जो है, हाँ नहीं इसके अंदर, इंडक्टर के अंदर, हाँ मतलब वायर के अंदर यार, मतलब दिखाने का तरीका है ये, रिप्रेजेंट करने का। क्या ये बैटरी असली में है ना
भाई तो समझने के लिए है। वो तो बोला था ना फराडे, मान लीजिए कि एक बैटरी होगा, क्योंकि बिना बैटरी का तो करंट होता नहीं है। अच्छा, इस बैटरी से बाबू, ये बैटरी बनाने का मकसद है, देखो बैटरी दो टाइप से बनता है, एक ऐसा वाला बनेगा, या तो एक ऐसा वाला बनेगा। हम इस केस में ऐसा बनाए, कारण है उसका। भकलोल सेम कहाँ है, इससे करंट ऐसे जाएगा, ये वाले से करंट ऐसे फ्लो करेगा। भिखारी भकलोल, अरे यार बैटरी, इस बैटरी से करंट ऐसे जाएगा, उस बैटरी से ऐसे जाएगा। तो अभी हम बैटरी ऐसे लगाएं तो जो करंट इंड्यूस्ड फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा कि नहीं बताओ। अभी बैटरी को पलट दे तो वैसे जाएगा। तो अभी देखो यहां पर जो इंड्यूस करंट फ्लो होगा वो ऐसे नहीं फ्लो होगा भाई, क्योंकि बैटरी से ऐसे, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये वाला माइनस, तो यानी इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो होगा। तो ये इस आई को वो क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि उसके उल्टा दिशा में फ्लो कर रहा है। सर इसको कम क्यों करेगा भाई साहब, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग है, तो उसको वो क्या करेगा, डिक्रीज। और डिक्रीज कितना करेगा, जितना उसका पहले का वैल्यू था उतना पहुंचाएगा। तो यार इसको तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना था। देखो यार हम चाहते तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताते भी नहीं, हम तुमको ये बोलते कि इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट आके इस करंट को डिक्रीज कर देगा। लेकिन तुमको ये पता है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो करंट है इसकी वजह से जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, डिक्रीज। और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो अपने आप ये करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब तुम ये देखना ध्यान से, ये वाला करंट ऐसे है, तो यहां पर अगर ये जो आई करंट है वो ऐसे जा रहा है, तो ये वाला करंट सोलिनॉइड में कैसे जाएगा बताओ। तो ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ। यहां पर ये कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, इंड्यूस करंट आई डैश। अब बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, ऐसे अंगूठा ऐसे कर्ल किया। आओ यहां पर साफ साफ बनाते हैं, चलो यहां पर देखो, ये ऐसे था सोलिनॉइड, ठीक है, इसमें ऐसे था ये, ठीक है वायर, इसमें एक करंट कौन सा जा रहा है, आई, जो कि ऐसे जा रहा है, और एक करंट कौन सा जा रहा है, आई डैश, जो कि ऊपर जा रहा है। इस वाले करंट का मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है, इस तरफ। इसको बी लिख दे, मेरा माइक, इसको बी लिख दे। और बी डैश किधर बनेगा बताओ भाई, बी डैश इस तरफ बनेगा, ठीक है। आइए करके देखते हैं, अंगूठा ऐसे, तो बी डैश ये हुआ। अच्छा, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, इस पॉइंट पे कैंसिल होगा, ठीक है। अब कैंसिल किस टाइप का होगा, देखो हम यहाँ पर बी, क्या तुम हमको बी डैश का वैल्यू बता सकती हो, कितना होगा, 3 टेस्ला, बिल्कुल सही बात है। और ये वाला कितना है, 8 टेस्ला। अब यहाँ पर जब तुम लिखोगी ना तो क्या लिखोगी, ब्रैकेट में यहाँ पर हो रहा है बी बराबर बी माइनस बी डैश, तो ये वापस कितना हो जाएगा, 8 टेस्ला घट के वापस कितना हो जाएगा, 5 टेस्ला। अब देखो एक्चुअली यहाँ पर तुम समझ गई होगी ये चीज़, है ना। अब देखो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, कहाँ समझाएं, चलो यहाँ पर समझाते हैं, चलो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। मेन बात जो है, मेन मुद्दा देखना है यहाँ पर ध्यान से। देखो ये जो b माइनस बी डैश है, तुमको पता है एक चीज़, ये करंट इंक्रीजिंग है, और अगर हम बार बार ये रेजिस्टेंस उसका घटाते जाएंगे तो ये करंट और बढ़ते जाएगा। तो ये इंड्यूस्ड करंट जो आई डैश है वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। डिक्रीज क्यों करेगा, देखो यहाँ पर भिखारी आदमी है यार, देखा मैं। अब यहाँ पर इसका आंसर कितना आया, पहले ये कितना था 8, और ये भाई कितना था 3, कितना आया आंसर बोलो, पहले चुप से देख लो, 5 टेस्ला। फिर इसके आगे देखना, अब ये b बढ़ के कितना होगा बोलो, b बढ़ के मान लेते 10 हो गया, तो ये भाई को कितना होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा, ठीक है। तब यहाँ पर घूम के कितना आएगा, 5 टेस्ला। यानी कि ये b डैश इसलिए बन रहा है ताकि ये b को घटा सके, ये सही बात नहीं है। इस b का जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर उसको ला के सके। भाई जो b है पहले 5 था, बढ़ के कितना हो गया 8, तो उसको ये b डैश कितना बना 3 टेस्ला, ताकि उसको घटा दे, और घटा के कितना कर दे, चलो ये बी डैश हम यहाँ से मिटा दे, घटा के कितना कर दे 5। फिर ये बी रुका नहीं, बी और बढ़ गया, कितना हो गया 10। तो ये जो इंड्यूस वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ गया, कितना हो गया बढ़ के, कितना हो गया 10 हो गया बढ़ के, 5 कहाँ हुआ 10 हुआ ना बढ़ के। अब बी डैश 5 हुआ, और ये वाला भाई साहब 5 हो गया बढ़ के, और उसको घटा के वापस 5 कर दिया। इसके बाद ये और बढ़ जाएगा, ये और बढ़ जाएगा, मान लो ये बढ़ के हो गया 15, तो ये भाई कितना हो जाएगा बोलो, ये भाई कितना हो जाएगा 10, और इसको घटा के कितना कर देगा 5 टेस्ला। मतलब इसका काम क्या है, इंड्यूस्ड करंट का एनर्जी को कंजर्व करना। यही तो फराडे का लॉ है कि नॉर्थ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट तो बहाना है, असल मकसद तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करवाना है। वही तो हो रहा है यहाँ पर। अच्छा ये तुमको पता है यार, इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, बी इंक्रीज किया तो बी का इंक्रीज करने से फ्लक्स क्या करेगा, फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज नहीं करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, हाँ सही बात है, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स तो इंक्रीज करना नहीं चाहिए, तो उसको घटाने, फ्लक्स को वापस डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस। और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उससे क्या इंड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। और करंट इंड्यूस को हम लोग क्या कह रहे हैं, आई डैश। और ये आई डैश अगर आ गया तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आया होगा बी डैश,
और वो बी डैश का काम क्या है, उसको घटाना। देखो यहाँ पर समझा दी। क्लियर है कि नहीं बताओ सारा बात? ठीक है, तो तुमको लिखना कैसे है इसको, ये वाला लिखना है, ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम को थोड़ा हम और साफ कर देते हैं। साफ मतलब मिटा नहीं दे रहे हैं, मतलब इसको थोड़ा साफ सुथरा बना दे रहे हैं ताकि बैटरी तुमको समझ में आ जाए। क्या वो ईएमएफ वाला जो बैटरी हम बना रहे हैं, क्या वो बैटरी हमेशा वैसा ही होगा? नहीं, ये केस इंक्रीजिंग वाला था, डिक्रीजिंग केस में उल्टा हो जाएगा। डिक्रीजिंग केस में यहां पर क्या होगा? एडिशन। क्लियर है कि नहीं बात बताओ? तो यही था तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, इसको सेल्फ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 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 बताओ, सेल्फ क्यों बोल रहे हैं? सेल्फ क्यों बोल रहे हैं? हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स ये खुद पे बना ले रहा है, पहला चीज। और दूसरा बात एक और, एक ही सर्किट में दो दो करंट, इसीलिए अभी सेल्फ कह रहे हैं इसको। ठीक है, अच्छा, इसमें ना इस सर्किट को हम लोग ग्रोइंग सर्किट कहते हैं। ग्रोइंग सर्किट क्योंकि इसमें करंट बढ़ रहा है, और ग्रोइंग इसलिए क्योंकि इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है, तो उसको डिक्रीज करना है। इसके बाद देखो आएगा डिकेइंग सर्किट, उसमें करंट डिक्रीज करेगा, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम चिगड़ा के इंक्रीज बोल रही, क्या बात है? तो यहाँ पर ये वायर ऐसे बनेगा। ठीक है, और इसमें आई कैसे फ्लो करेगा? नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर, नीचे। और आई डैश कहाँ बनेगा? ऊपर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बैटरी कैसे बन रहा था दोस्त? यहाँ पर ऐसे और एक ऐसे। ये कौन सा बैटरी है? ईएमएफ इंड्यूस ई। क्या इसमें कोई कष्ट है समझने में कहीं पर भी बताओ? ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टेस्ट लेंगे तब तो और चमक जाएगा। चलो, ये पूरा लिखना है ये वाला, और ये लिख लेना कि ये 5 टेस्ला से बढ़ के कितना हो रहा है, समझाने के लिए था हालांकि ये तो ये तो समझाने के लिए मिटा दिया उसको। मेन बात यहाँ पर, ये मेन बात है, ये देख लोगी सारा याद आ जाएगा। थ्योरी इसका भी हम लिखवाएंगे। ठीक है, अभी थ्योरी लिखवाते हैं इसका, ये तो एक्सप्लेनेशन था, थ्योरी लिखवाते हैं। चलो देखो, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ था? पहला पॉइंट ये हुआ था जो करंट था वो इंक्रीजिंग था। ठीक है, तो ड्यू लिखो साथ में, टू इंक्रीजिंग करंट आई। करंट आई इंक्रीजिंग था, इसका पूरा थ्योरी लिख रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, इंक्रीजिंग करंट लिख दिए थे, करंट आई, है ना। द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये बताओ यार, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कह रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, वो किसके थ्रू कह रहे हैं इंक्रीज कर रहा है? कॉइल के थ्रू। पूरा सर्किट में भी कर रहा है, लेकिन हमको तो मतलब कॉइल से है। क्यों? क्योंकि कॉइल के थ्रू क्या बन रहा है? फ्लक्स। क्योंकि फैराडेज लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स बनेगा तब ना फैराडे लॉ का बात करोगी। तो उसके साथ ना बड़ा मिसकंसेप्शन, मतलब अजीब सा चीज़ हुआ उसके साथ। मतलब वो ऐसा सर्किट तैयार किया जिसमें फ्लक्स भी बन रहा था, तभी उसको ये चीज़ दिमाग में एकदम ये क्लिक किया कि नहीं नहीं नहीं, फैराडेज लॉ वाला ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यू टू द इंक्रीजिंग करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल, लिंक्ड with the coil also increases। और ये इंक्रीज की वजह से क्या होगा बताओ? नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा? द मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, एक बात बताओ यार, यहां पर ना मैग्नेटिक फ्लक्स को तुम दो तरीके से सोचो, हमेशा दो तरीके से। एक तरीका ये कि एक कॉइल है। अच्छा, एक कॉइल है क्या? एक ही कॉइल है? नहीं, उसके से बहुत सारा है। तो यानी कि एक कॉइल से मान लो 4 फील्ड पास कर रहा है, तो हर कॉइल से कितना फील्ड पास करेगा? 4। तो मतलब कि अगर हम लोग कहेंगे कि टोटल फ्लक्स और कहेंगे फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, तो दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर टोटल फ्लक्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, और ईच कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कम होगा। अच्छा, जो ईच कॉइल के थ्रू फ्लक्स होगा भाई हर कॉइल के थ्रू होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का लीकेज तो हो नहीं रहा है कहीं पर, है ना। तो यहां पर लिखेंगे द मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि φB थ्रू ईच कॉइल क्या होगा बोलो? ईच कॉइल इंक्रीजेस, मतलब सब में सेम है, तो हर कॉइल का जो फ्लक्स है वो क्या होगा? इंक्रीज। और ये इंक्रीज होना नहीं चाहिए। ठीक है, इंक्रीज का स्पेलिंग हम बहुत बढ़िया लिखे हैं, इंक्रीज। ठीक है, कहीं इंग्लिश का क्लास होता है बताना हमको। अच्छा ठीक है, इंक्रीजेस। ठीक है, और क्या क्या बोलेंगे फिर? टू अपोज दिस चेंज, इस चेंज को अपोज करने के लिए, टू अपोज दिस चेंज। नेक्स्ट पॉइंट में टू अपोज दिस चेंज। चेंज क्या है यहां पर? इंक्रीज। यहां पर चेंज क्या है? इंक्रीज। The EMF is induced, मतलब एक नया बैटरी पैदा लेगा। The EMF is induced, है ना। And as a result of that, बाप रे बाप, and as a result of that, ठीक है, कहाँ से निकल रहा है ये सब शब्द? And as a result of that, an induced current flows in the circuit, which is opposite in direction to the old current. Oh my God, which is as a result of that, an induced current I डैश से डिनोट कर रहे हैं ना, फ्लोज इन द सर्किट।
अच्छा तुमको पता है ये ईएमएफ को हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है ना? क्योंकि बढ़ेगा तो उसको घटाएगा, घटेगा तो उसको बढ़ाएगा। तो ये ईएमएफ इज इंड्यूस्ड कहो या बैक ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, दोनों का मतलब सेम टू सेम। बैक ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। I dash flows in the circuit to, अच्छा ये क्यों फ्लो करता है? ताकि उसको क्या कर सके, डिक्रीज कर सके, और डिक्रीज करके उसको बर्बाद कर देगा, डिक्रीज करते चला जाएगा, नहीं कंजर्व कर देगा, कंजर्व कर देगा, है ना। इन द सर्किट टू कंजर्व, टू कंजर्व समझ जाएगी अब, कंजर्व। अच्छा ये क्या करता है, यहां पर लिख देते हैं एक बार, ये आई डैश की वजह से क्या बनता है, बी डैश, और यहां पर जो करंट आई है उसकी वजह से क्या बनता है, बी, और ये B और B डैश एक्चुअल में सब्सट्रैक्ट होता है। I और I डैश, I तो स्केलर क्वांटिटी है यार, ठीक है। तो बाकी देखो ऐसा भी कहना गलत नहीं है कि I और I डैश दोनों का डायरेक्शन उल्टा है तो माइनस हो जाएगा, और दोनों का डायरेक्शन साथ रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसे भी समझो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तुम ऐसे समझ लो। यहां पर अच्छा इस केस में जो हम लोग अभी पढ़ाई किए, उस केस में यहां पर तुम अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो छोटा सा, तो I नेट बराबर क्या लिखोगी, I माइनस I डैश, या फिर B नेट बराबर क्या लिखोगी, B माइनस बी डैश। क्योंकि ये भाई इंक्रीजिंग था ना, ये I और B जो था पुराना समझती हो किसको कहते हैं, पुराना वाला करंट, पुराना वाला मैग्नेटिक फील्ड जो कि सर्किट का अपना है पहले से ही है। नया जो आ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसको न्यू करंट या फिर बोल रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं केस 2 पे, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये हो गया होगा, चलो केस 2 पे चलते हैं, इसका उल्टा एकदम, ठीक है। घूमने जाना है केस 2, ठीक है। केस टू में देखना केस 2 में हम लोग फिर से वही डायग्राम बनाएंगे गंदा सा, बहुत मजा आया। तो इसमें ये है सोलिनॉइड, दिस इज सोलिनॉइड। अच्छा ये सोलिनॉइड हम बना रहे हैं, जरूर किताब में सोलिनॉइड बनाया हुआ नहीं मिलेगा, किताब में सिर्फ वायर बना देगा, हम तुमको समझाने के लिए सोलिनॉइड बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे वायरिंग रहेगा ना। अच्छा ये कौन सा वायर है बाबू, इस सर्किट का ही वायर लपटा हुआ है, ये तो क्लियर होगा ना। तो ये ऐसे करके वायर है। अब यहाँ पर करंट को हम लोग क्या रखेंगे बताओ, डिक्रीजिंग। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर गौर फरमाना, फिर से बोलेंगे, देखना ये करंट डिक्रीज कर रहा है तो इसके करंट बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये कौन सा करंट है जो सर्किट का बैटरी की वजह से बना है, ठीक, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनाने जरा हमको, जरा जल्दी से, BA cos थीटा, BA लिख ले उसको, ठीक है, बैचलर इन आर्ट्स। तो यहाँ पर देखो ये B डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि इससे फील्ड लाइन मान लो पहले 4 जा रहा होगा, अब कितना जाएगा, 2 कम से कम जाएगा, तो मतलब ये फील्ड लाइन कम होगा तो ये कम होगा, वो तो क्लियर है ना। एरिया के साथ तो कुछ छेड़छाड़ नहीं भाई, एरिया तो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो B डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी करेगा डिक्रीज थ्रू ईच कॉइल। अच्छा कभी भी हम यहाँ पर φT लिखे ना, φT का मतलब होगा टोटल फ्लक्स, अभी हम φB लिख रहे हैं, मतलब एक कॉइल का फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। और ऑब्वियसली यार एक का डिक्रीज करेगा तो सबका करेगा, क्योंकि सबसे जितना एक से बन रहा है उतना ही सबसे बन रहा है, ठीक है। बस समझदार है तुम लोग। अब आगे देखना यहाँ पर, अच्छा तुम ये देखो यार, एक चीज़ पे गौर करना, ये करंट और ये फ्लक्स प्रोपोर्शनल है कि नहीं बताओ, तुम देखो ये करंट और ये फ्लक्स प्रोपोर्शनल है कि नहीं, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है, पिछले वाले केस में ये इंक्रीज कर रहा था तो ये भी भाई इंक्रीज कर रहा था। तो अभी कुछ देर बाद अगर हम ऐसा लिखेंगे तो क्या तुम बुरा मान जाओगी, ऐसे लिखेंगे तो बुरा मान जाओगी। तो ये नया रिलेशन हम यूज करेंगे, ठीक है नहीं, इसी से रिलेटेड जो तुम्हारा L है ना, सेल्फ इंडक्टेंस, उसका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। L जैसे कैपेसिटेंस का था चार्ज इंटू पोटेंशियल, QV निकाले थे ना, वैसे ही L का भी एक फॉर्मूला होगा इंडक्टेंस का। अच्छा फिजिक्स का ना देखो, पहले 2 मिनट बता देते हैं हम। फिजिक्स का ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कैसे रजिस्टर होता था, फिर कैपेसिटर, वैसे ही इंडक्टर, ठीक है। ये तीसरा सर्किट एलिमेंट तुम पढ़ रही हो, मतलब नया चीज़ पढ़ रही हो जो कि आज तक कभी नहीं पढ़ी थी। रेजिस्टेंस तो 10th में ही पढ़ी थी, कैपेसिटर भी तुम्हारे लिए नया था। आज ये चैप्टर 6 में तुम एक नया इंस्ट्रूमेंट पढ़ रही हो, इंडक्टर, एक नया इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है फिजिक्स का, ठीक है। और तुमको पता है ये जो 3 अलग अलग नाम लिए हम, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन तीनों को मिला भी दोगी एक समय पे, तीनों को एक साथ, ठीक है। कब, अगले जन्म में, ठीक है। अब देखना है पर ध्यान से, ये फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो, लेकिन करना तो चाहिए नहीं, इसको हमको जितना कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, EMF इंड्यूस, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं, इंड्यूस पैदा कर लेंगे। और कैसा इस बार पैदा होगा बताओ, सपोर्टिव होगा कि अपोजिव, मतलब सपोर्टिव होगा, है ना। तो सपोर्टिव कहने का मतलब क्या है, सपोर्टिव कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसा होगा, अरे उल्टा मतलब कहने का मतलब कि ऐसे होगा, यानी कि ये I डैश ऐसे फ्लो करेगा। अच्छा देखो तो भाई, मतलब ये I डैश ऐसे होगा क्या, हाँ
भाई देख, जिधर आई उधर आई डैश, तब ना उसको ऐड करके सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो अच्छा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड देखो तो दोनों का किधर किधर बनेगा। देखो अगर हम बोले आई डैश का, तो ये लोग कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज ना, तो यानी ये ऐसा होगा भाई साहब, तो ये वाला भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। यहाँ पर बी डैश और यहीं पर कौन होगा, बी, यानी कि दोनों क्या होगा इस बार, ऐड, क्योंकि उसको सपोर्ट करना है। तो चलो हम लोग लिखते हैं बी के बारे में। पहले हम लोग बी नेट लिखेंगे। तो बी नेट क्या हो रहा है, बी नेट मतलब कहने का मतलब पूरे सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि पहले ये मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली 5 टेस्ला होगा, तो ये घट के कितना हो जा रहा होगा, 4 टेस्ला, फिर घट के और कितना हो जा रहा होगा, 3 टेस्ला। तो ये भाई जो बी डैश आया है उसको बार बार उसमें कुछ एडिशन करके कांस्टेंट करेगा उसको। तो वो बेचारा इनिशियली कितना था, 5 टेस्ला। तो मान लो कि वो घट गया होगा, तो यहाँ बी डैश देखो उसको क्या, सॉरी ऐड करेगा ना, ठीक है। तो मान लो ये कि बी हो गया होगा तुम्हारा 4 टेस्ला, तो ये बी डैश भाई कितना उसको दे देगा, 1 टेस्ला, और कितना कर देगा, 5 टेस्ला। मान लो कि ये जो बी है वो और घट गया, वो बी घट के हो गया, मान लो 2 हो गया, 2 नहीं 3 हो गया, तो ये भाई क्या करेगा उसमें 2 टेस्ला ऐड करेगा, कितना आएगा 5 टेस्ला। ये भाई और घट जाएगा, मान लो 1 टेस्ला हो गया, तब उसको कितना देगा ये 4 टेस्ला, तो कितना आएगा यहाँ पर 5 टेस्ला। मतलब कि ये बी डैश आया है उसको बर्बाद करने नहीं, उसको जितना है उतना ही कर देने। मतलब वही वाला यार कि दूर जा रहा है, दूर जा रही है तो दूर जाने का गम, पास आ रही है तो पास आने का भी गम, ठीक है। ना दूर जाना है ना पास आना है, जहाँ है वहीं रखना है, ठीक है। वैसे ही तुम लोग भी फॉलो करो ना, बहुत बढ़िया, बहुत साल तक रिलेशनशिप चलेगा, हम एक्सपीरियंस से बता रहे। तो ये समझ में आएगा तुमको यहाँ तक। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, इसके वजह से क्या फ्लो हुआ होगा बताओ, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। और ये इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग बना रहे हैं वो कौन सा है, बी डैश। ये किस लिए आया है, सपोर्ट करने के लिए, अपोज करने के लिए, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। अगर पास आ रहा है तो दूर भगाएगा, दूर जा रहा है तो पास बुलाएगा, वाह। तो अब चलो इसका थ्योरी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इसको बना लो तुम लोग जल्दी से, देन वी विल राइट द थ्योरी अबाउट, देखो। तो इसके पहली पॉइंट में, सर्वप्रथम पॉइंट में क्या लिखोगी, अ डिक्रीजिंग करंट, लिखो साथ में, flows in the circuit, है ना, which that is the magnetic field decreases। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि करंट घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, घट जाएगा। दूसरे पॉइंट में क्या होगा बताओ, दूसरे पॉइंट में जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, डिक्रीज, है ना। तो यहां पर लिखेंगे फ्लक्स लिंक्ड विथ दी कॉइल ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो क्या, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिक्रीजेस, है ना। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द सर्किट। प्रोड्यूस लिखना है, प्रोडक्शन लिखना, ठीक है। तीसरा होगा ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, रिप्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इसका डिफिनेशन में यही लिखवाएंगे, द फेनोमेना इन विच इंड्यूस्ड अ बैक ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, है ना, और द प्रोडक्शन ऑफ बैक ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड in the circuit and induced current flows, क्यों फ्लो करता है भाई इंड्यूस करंट, उसको घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, और बढ़ा के क्या करना चाहता है, बढ़ाते ही जाएगा नहीं, तब वहां तक बढ़ाएगा जहां तक वो कंजर्व हो जाए, समझ आए। मतलब ये मददगार होता है यार, ये जो इंड्यूस करंट है एक्चुअली में ये अपोजिशन नहीं, मददगार है ये। उसको बोलता है भाई तू घट रहा है, ठीक है, तुम्हारा जितना था हम वहाँ तक तुमको पहुँचा देंगे। अरे भाई तू ऊपर जा रहा है, अरे भाई ऊपर कहाँ जा रहा है, नीचे आओ वापस, बकलोल भिखारी नीचे फिर ले आता है, ठीक है। ये तुम्हारे पेरेंट्स के जैसा है, जैसे तुम ज़्यादा ऊपर कोई चीज़ में ज़्यादा एक्सेसिव करती हो तो घिस कर नीचे रह जाता है, तुम ज़्यादा नीचे जाती हो तो फिर उठा के कचरा से ऊपर ले आता है, वही चीज़, ठीक है। लेकिन एक चीज़ गलत कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है तो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है, उसके लिए तुमको खुद कुछ करना पड़ेगा। नहीं यार, पेरेंट्स वैसा भी हो सकता है, लेकिन तुम उसमें तुमको खुद ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना,
अब हेडिंग लिखना है। अच्छा, सेल्फ इंडक्शन का अब डेफिनेशन लिखना है। इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन? द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। कॉइल में अगर कोई फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसमें हम लोग बैक ईएमएफ उसके वजह से पैदा होता है। और उसी फेनोमेना को, ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, उस पूरा कार्यक्रम को सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसका बात करेंगे कि ये एल का वैल्यू, यानी कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है, उसको चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं। इंडक्टेंस कह रहे हैं, ये तो इंडक्शन था, फेनोमेना एक्सप्लेन किया। अब हेडिंग डालना है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट क्या कह रही हो? हाँ, चेंज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये एल को, वो जो चेंज हम कह रहे हैं ना, वो एल के बारे कह रहे हैं। एल को बोले थे ना सेल्फ इंडक्टेंस, तो उसको बढ़ाएंगे कैसे, उसको घटाएंगे कैसे? मतलब वो जो कॉइल है उसको इंडक्टर कह रहे हैं, तो उसका जो एल है, जैसे कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाते घटाते हैं, कैपेसिटी को उसको बढ़ाते घटाते हैं, वैसे ही एल को कैसे करेंगे? तो उसके लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। उसका फॉर्मूला पता रहेगा तब ना बोलोगे कब बढ़ाएंगे कब घटाएंगे। ठीक है। तो तुमको ना एक चीज़ तभी से ऑब्जर्व हो रहा है यार, एक चीज़ तभी से, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। ये कौन सा करंट है? इंड्यूस करंट ना, ये पुराना वाला करंट है, सर्किट का पुराना करंट, प्राइमरी करंट जिसको कहते हैं। तो ये जो करंट है, ये अगर बढ़ रहा है तो उसका करंट फ्लक्स बढ़ रहा है। सही है कि नहीं बताओ? अच्छा, ये फ्लक्स किसी एक कॉइल का या टोटल फ्लक्स है? किसी एक कॉइल का फ्लक्स है, क्योंकि हमको पता है एक कॉइल का बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सारा का भी बढ़ना ही चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हेडिंग देना है। अब तुमको हम ये चीज़ डायरेक्ट लिखते तो शायद तुमको ये नहीं समझ में आता, किताब में यही डायरेक्ट लिखा है। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हल्के में क्या बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या बोल सकते हैं इसको? इंडक्टेंस। उसमें इंडक्टेंस बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको डिनोट किससे करते हैं बाबू? एल से। क्या एल इंडक्टर का सिंबल है? ना, इंडक्टेंस को एल कहते हैं। इंडक्टर तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है, वो जो गोलू गोलू इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, गोल गोल, उसका नाम। अब देखो इसको ना अब हम ऐसे बनाएंगे यार। ठीक है, इसको अब हम ऐसे बना के दिखाएंगे, सब जगह तुमको ऐसे ही बना हुआ मिलेगा। व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स है। अच्छा, ये बताओ यार कि अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ा दें तो क्या फ्लक्स बढ़ेगा? सोच के बताना, सोच के बताना। मान लो कि यहां पर एक फील्ड पास कर रहा है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ प्लेन सरफेस, यही फ्लक्स का डिफिनेशन है। तो अगर इस सरफेस से एक फील्ड पास हुआ तो 1 वेबर मान लेते हैं, फिर इससे एक बार और यही फील्ड पर वही सेम फील्ड पास करेगा, लेकिन 2 वेबर हो जाएगा, 3 वेबर, 4 वेबर, 5 वेबर, 6 वेबर। तो जितना ज़्यादा टर्न्स बढ़ाएंगे उतना फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन कौन सा? टोटल वाला। टोटल वाला एक कॉइल के थ्रू तो जितना फ्लक्स है उतना ही रहेगा ना। ठीक है। तो हम लोग जब ये कोएफिशिएंट का बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे? आई। जितना ज़्यादा करंट, बोले सर उतना ज़्यादा फ्लक्स कैसे, मतलब क्या कह रहे हैं? अरे भाई देख, करंट बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर साइड में ब्रैकेट में, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। मतलब जो ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। देख रही हो, ये कौन बताया? ये कौन बताया? ये कौन चचा बता के गया था? और स्टेडी बताया था ना ये, कि कहीं पर अगर करंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन अगर वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ भी जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर बीच में कौन छुपा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये डायरेक्ट हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इसके बीच में कौन छुपा हुआ है? ये आया भाई, इसको हटा दे रहे हम लोग रास्ते से। ठीक है। तो अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के बताओ कांस्टेंट क्या दोगी? और ये किसका फॉर्मूला हो गया? एल का। तो एल का यहाँ से क्या निकल जाएगा फॉर्मूला? एल बराबर फाई बाई एल बराबर, फाई का मतलब फाई को वेबर मेजर करती हो, करंट को एम्पियर में, तो वेबर एम्पियर इनवर्स, ये किसका यूनिट होगा? एल का। या फिर उसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? हेनरी। और इसको कैपिटल एच लिखते हैं। ठीक है, कहीं पर लिखा रहा है 2 हेनरी, तो समझ जाना कि एल का बात कर रहे हैं। एग्जाम में आया था ना तुम लोग का? आया होगा, नहीं आया था? ठीक है, तो इसको लिख लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा तुम स्टेटमेंट में लिखना पसंद करो तो क्या लिखोगी? दी, हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil is directly proportional to what? Magnetic flux linked with the coil is directly proportional to current। वही लिखा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके। ठीक है, लिखो इसको जल्दी। अब देखो, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तभी से,
हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा, ठीक है। तो यहां पर अभी लिखना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एल। वो जो इंडक्टर है उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो यार इंड्यूस्ड ईएमएफ का तो फॉर्मूला है फ्लक्स बाय टाइम, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फराडे। तो हम लोग यहां पर वही लिखेंगे फराडेज लॉ। फराडेज लॉ क्या बोलता है? हाँ, ये बोलता है कि ईएमएफ जो होता है वो बराबर होता है माइनस d∅/dt के। ठीक है, ये लेंस बताया था, लेकिन ठीक है अब हम लोग पूरा ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाई की जगह पे क्या डालोगी? Li डालोगी, फाई की जगह पे Li। तो जहाँ पर फाई है वहाँ पर Li डाल दो अपॉन dt। भाई होता है ना ये फ्लक्स इतना Li के बराबर, अभी जस्ट लेके आए। तो L बाहर जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? di/dt। तो ये तुम्हारा किसका एक्सप्रेशन आ गया? ईएमएफ का। कितना आया ईएमएफ का एक्सप्रेशन बताओ? E इज इक्वल्स टू माइनस L di/dt, मतलब कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक्सप्रेशन आया। अब सुनना मेरा बात ध्यान से। अगर ये कौन सा करंट है? इंड्यूस्ड करंट। ये वाला कौन सा करंट है? इंड्यूस्ड करंट। बकलोल ओल्ड करंट जो कि सर्किट का है। अब तुम याद करो यार, या तो ये करंट बढ़ता हुआ होना चाहिए या तो ये करंट, अगर ये करंट कांस्टेंट हुआ तब, अगर ये करंट कांस्टेंट हुआ तो क्या वो सब हो सकेगा? करंट कांस्टेंट तो उसका फील्ड भी कांस्टेंट, तो काहे के लिए फिर वो आएगा इंड्यूस्ड? पहले से ही कंजर्व रहेगा। तो अब तुम देखना कि बैटरी बनेगा उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगा। तुम देखो अब इससे हम प्रूफ करेंगे। मान लो कि ये आई वेरिएबल है, अभी ये आई क्या है? वेरिएबल कहने का मतलब कि इसका वैल्यू टाइम पे डिपेंड करेगा। टाइम के साथ इसका वैल्यू टाइम के साथ ही बढ़ रहा है ना। करंट 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर टाइम के साथ बढ़ रहा है। या फिर ऐसा बोलो मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला 6 टेस्ला 7 टेस्ला टाइम के साथ ही बढ़ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसका वैल्यू ले लेते हैं 2t। कितना ले लिया करंट को? 2t। अब यहाँ ये 2t डालो, है ना, 2t डालो यहाँ पर। तो 2t है बाबू, यहाँ देखो हम लोग क्लास उसका क्लास 2t, यहाँ 2t डालोगी तो ये 2 बाहर होगा, तो माइनस मुड़ी फोड़ देंगे मार के। ये 2 बाहर हुआ तो 2 बाहर हुआ, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा? dt/dt। तो dt कट गया, तो यहाँ से क्या आएगा? -2L आएगा। क्या ये 0 आया? ठीक है, इंडक्टेंस का वैल्यू दिया रहेगा सवाल में, डाल लोगी उसको आ जाएगा। क्या ये 0 आया? ईएमएफ नहीं आया। मान लेते हैं इंडक्टेंस का वैल्यू 3 हेनरी है। कितना है? 3 हेनरी है। तुम लोग का थोड़ा सेटिस्फैक्शन के लिए, तो कितना आएगा ये? -6 वोल्ट आएगा। माइनस क्यों लग रहा है? क्योंकि जो भी चेंज होगा उसको अपोज करेगा। तो तुम चाहो तो मैग्नीट्यूड वाइज उसको 6 भी लिख सकती हो। ठीक है। अब सुनो, अब ये वेरिएबल था करंट, नहीं माइनस लगाना जरूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड खाली लिखेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, तो वो तो तुमको बोलेगा सर्किट में बना के दिखाने, तो तुम खुद बना लोगी, वो इंपॉर्टेंट, माइनस साइन इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल में, विदाउट तुम माइनस साइन फॉर्मूला यूज करो। अब ये करंट क्या था? वेरिएबल। हम लोग केस लिए थे वेरिएबल वाला। अभी दूसरा केस हम लोग क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट। ये तो डेरिवेशन था यहाँ तक। दूसरा केस हम लोग मानेंगे कांस्टेंट। दूसरा केस में अभी हम लोग ये करंट को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब इसका वैल्यू 3 एम्पियर ले ले। अरे मतलब 3 एम्पियर तो जीवन भर क्या रहेगा? 3 एम्पियर। तो यहां से निकालो तो ईएमएफ कितना आएगा? देखो तो कितना आएगा? E इज इक्वल्स टू -L di/dt। तो I के प्लेस पे कितना डालोगी? 3 डालोगी, और 3 का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 0। तो यानी ईएमएफ 0 वोल्ट आएगा। तो यानी इसीलिए कह रहे हैं कि जब करंट कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव ही 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो ईएमएफ आएगा ही नहीं। ये मैथमेटिकल प्रूफ हुआ, और बाकी लैंग्वेज वाइज भी समझ में आना चाहिए तुमको। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आना चाहिए। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि ईएमएफ तब आता है जब उसको पुराने वाले करंट को घटाना होता है। लेकिन अभी घटाना या बढ़ाना दोनों हो सकता है। लेकिन अभी तो ये बेचारा करंट कांस्टेंट है। ये तो बोल रहा है ना भैया, ना तो हम तुम्हारे पास आ रहे हैं ना तो तुमसे दूर जा रहे हैं, हम जहां हैं वहीं हैं। तो बोलेगा तब काहे हम भाव देंगे, तब काहे तुमको बुलाने आएंगे या भगाने आएंगे। समझ रही हो ना? तब वो लड़की बोलेगी हम काहे के लिए कोई रिएक्शन देंगे, कि दूर जाओ या पास आओ, तुम जब जहाँ है वहीं है तो ठीक है ना। तुम हमको फ़ोन कर रहा है, सॉरी हम अपना यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है चलो। तो ये करंट जब कांस्टेंट है तो ईएमएफ 0 वोल्ट आएगा, और ये जब करंट वेरिएबल होगा, वेरिएबल यानी कि या तो बढ़ता हुआ या तो घटता हुआ, तब ईएमएफ का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। कैसे? देखो यहाँ पर प्रूफ हो गया। वो कोई डाउट है बताओ? ठीक है चलो इसको लिखो जल्दी से। तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला रट लो, माइनस क्यू लगा वो बता दिए, लिख लो। अब देखना, अब जो हम लोग का L है ना, L यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस, अब हम उसको चेंज करना चाहते हैं। यानी कि हम बढ़ाना चाहते हैं उसको और घटाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं हाउ कैन वी चेंज। तुम लोग बताओ इसका आंसर। L
यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं? सिंपल आंसर होगा इसका, देख लो, देख के बताओ, कॉपी में फॉर्मूला से बताओ। एल बराबर क्या होगा, सॉरी फाइव इक्वल टू क्या होता है, एल आई होता है ना। तो यहाँ से तुम देखो कि फाइव बाई आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, एल। तो जो एल है वो करंट के कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और ये जो एल है वो फ्लक्स के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। दिख रहा है ये चीज़ तुम लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला से एल करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और फ्लक्स के डायरेक्टली, तो हम एल को बढ़ाने का बात कर रहे हैं ना, तो फ्लक्स को इंक्रीज कर दो, तो एल का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज, या फिर एंड, और क्या कर सकती हो, करंट को तुम क्या करोगी बताओ, कम करोगी तब ये बढ़ेगा, इन्वर्सली है तो उसको कम करो तो ये एल क्या होगा, इंक्रीज। तो ये एकदम क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। बकलोल भिखारी है सारा गलत। तुम भिखारी और एकदम बकलोल लेवल का आदमी तुम लोग, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। एल एक कांस्टेंट है, ये फाई और आई प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एल देते हैं बकलोल, इनको चेंज करने से नहीं चेंज होगा। ये तुमको बनाया गया है, ये बनाया गया तुमको, ये बनाया गया तुमको, ठीक है। तो यार उसको चेंज करने से वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझने वाले समझ गए, ठीक है। अभी देखना यार, बकलोल, नहीं तो इतना आसान रहता तो पूछते ही क्यों। तो सर कैसे तब इसको चेंज करेंगे, अभी तुमको इसका फील भी हम देंगे कि क्यों उसको चेंज करने से एल चेंज नहीं होगा। अच्छा एल है क्या यार, तुम लोग ना एल को फील नहीं कर रही हो, एल क्या है देखो बता रहे हैं, ये दिख रहा है, ये एल जो है ना इसका मटेरियल पे डिपेंड करता है कि ये क्या चीज़ का बना हुआ है, किस मीडियम में रखा हुआ है, कितना टर्न्स है उसके ऊपर, कितना चौड़ाई है इसका, उस पर एल डिपेंड करता है। करंट और फ्लक्स तो करंट तो बैटरी से बन रहा है, करंट का औकात है इसको चौड़ा कर देने का, ये छोटा कर देने का, फ्लक्स तो फील्ड से बन रहा है। तो फ्लक्स को क्या मतलब एल से, हाँ एल के ही बारे में हम कह रहे हैं, एरिया पे और ये सब पे निर्भर करेगा ना। चलो अभी हम समझाते हैं यार हम क्या करना चाह रहे हैं, अभी हम समझाते हैं हम क्या करना। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, पहली चीज़ तो तुम साफ साफ ये लिख लो कि फाई बराबर एल आई में, फाई बराबर एल आई में क्या आई को बढ़ाने से एल पे कोई असर पड़ेगा ना, क्या फ्लक्स को बढ़ाने से नहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। तो साफ साफ लिखो एल इज इंडिपेंडेंट, एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड आई, साफ साफ एकदम। एल जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के इंडिपेंडेंट है। इसका दो कारण है, एक तुमको पहले बता चुके क्योंकि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहां कांस्टेंट दिए थे। अभी दूसरा कारण इतना जबरदस्त देंगे ना कि तुमको एकदम फील हो जाएगा कि क्यों एल जो है वो इन पर डिपेंड नहीं करता है, अभी तुमको फील हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले का फिजिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए, थोड़ा ही बहुत घिस-पिट के किसी तरह, वो तुम लोग पढ़ी हो घिस-पिट के किसी तरह, तो इसलिए समझ में आ जाएगा वो दूसरा चीज़। तो पहले इसको लिखो फिर हम बताते वो कैसे एल को समझोगी, कैसे चेंज करेंगे एल को। अब जो मेरा आधा वीडियो है ना, सॉरी मतलब आधा क्लास जो है वो एल के ही ऊपर डिस्कशन है, उसके ऊपर कि एल को कैसे चेंज करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। अभी देखना आगे इसमें अभी हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि एल को चेंज करना है। देखो यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर इसका रिवीजन हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और तुम एक और क्या पढ़ती है, कैपेसिटेंस, और एक और पढ़ती है इंडक्टेंस। बहुत लोग इसको रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर बोलता है, जो कि एकदम भकलोल और भिखारी लेवल का जो होता है वही ये सब बोल सकता है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, इसमें रजिस्टर का जब तुम बात करोगी तो रजिस्टर कैसे बनाओगी, ये रजिस्टर, हाँ ठीक है, वो सब तुमको पता है कि बैटरी उटरी होगा, ठीक है, वो सबसे मतलब नहीं। और इसका जो आर होगा, ये आर का मतलब क्या है, रजिस्टर है ना, आर का मतलब रजिस्टर है, रजिस्टर है, आर का मतलब रेजिस्टेंस। इसको मेजर किस में करती हो, ओम में। अच्छा इसका काम क्या होता है रजिस्टर का, टू रजिस्ट करंट, टू रजिस्ट करंट, एक लाइन लिखेंगे इसके बारे में, इसको करंट का रास्ता में रुकावट पैदा करना इसका काम है, टू रजिस्ट करंट, ठीक है। अब तुम आओ इसके फॉर्मूला पे, तो तुम पढ़ी थी V इज प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाई थी तो फिर लिखी थी V इज इक्वल्स टू IR, ये फॉर्मूला आया था। और जहाँ पर हम लोग ये बोलते थे कि R इज इंडिपेंडेंट, हाँ V और I को बढ़ाओगी तो R पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो R को कैसे चेंज करेंगे फिर बताओ, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो R को कैसे चेंज करेंगे बताओ, एग्जैक्टली R इस ये जो वायर है इसका थिकनेस और इसका लेंथ और ये किस मटेरियल का बना है वायर का, उस पर डिपेंड करता था, ठीक है। तो यानी कि तुम लिखोगी R डिपेंड होता था रो पे, L पे और A पे, ये फॉर्मूला होता था रो L बाई A। तो यानी कि तुम लिखोगी यहाँ दिख रहा है कि नीचे कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लिखोगी R डिपेंड्स ऑन रो L एंड A, ये सब पे डिपेंड करता है, ना कि ये V और R पे, ठीक है। अब आओ इस पे कैपेसिटर पे, कैपेसिटर के बारे में हम लोग सेम बात लिखेंगे, सेम बातें जो इसमें कर रहे हैं वही लिखेंगे। टेढ़ा लाइन हो गया यार, सीधा है। तो अब यहाँ पर
नहीं भी है तभी हाँ बोल रही है। अब देखो यहाँ पर ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर में यहाँ पर क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। उम्मीद करते हैं कैपेसिटर तुम पूरा भूल गई होगी। कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। ये अभी फुल्ली चार्ज हो गया है, ठीक है। मान लो कि अभी फुल्ली चार्ज नहीं हुआ, कुछ और करंट इसमें आ रहा है चार्ज होने के लिए, ठीक है, ये कुछ करंट आ रहा है। तो यानी कि इसका सी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसको सी से डिनोट करते हैं ना, और इसका सी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस, और इसका किस में मेजर करते हैं, इसको फराड में, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते क्या है हम लोग, कैपेसिटर। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ये इसको इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या देते हैं हम लोग, कैपेसिटर, और इस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग नाम क्या देते हैं, रजिस्टर, ठीक है। अब देखो, अब तुम इसमें लिखती हो टू स्टोर चार्ज, इसका काम वही होता है ना, टू स्टोर चार्ज, ठीक है। और इसमें जो चार्ज होता है वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के। जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा चार्ज आके यहाँ पर जमेगा, है बाबू। जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे बैटरी से उतना ज़्यादा चार्ज आके यहाँ पर इकट्ठा होगा, ठीक है। और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाती हो तो Q बराबर क्या लिखती हो, CV, और जो कि C यहाँ पर कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पर R कांस्टेंट था वैसे ही यहाँ पर C कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है। चलो इसको थोड़ा सा और प्यार से लिख देते हैं ताकि तुमको एकदम फील आ जाए। RI लिख देते हैं, ठीक है, रिया आई है ना, देखना भी। अब इसको तुम क्या लिखोगे आगे, C इज इंडिपेंडेंट, शी इज नहीं, C is independent of चार्ज एंड वोल्टेज। चार्ज और वोल्टेज को चेंज करने से C, क्योंकि C का मतलब है कैपेसिटी, और अगर हम लोग चार्ज बढ़ाएंगे तो टंकी का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगा। टंकी में ज़्यादा पानी डाल दोगे टंकी अपने आप चौड़ा हो जाएगा। ये समझाए थे ना कैपेसिटेंस जब पढ़ा रहे थे। तो यानी कि जो C है वो Q और V पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो C क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, टंकी का एरिया पे, टंकी का लंबाई पे, टंकी का मीडियम, ये सब पे। जैसे यहाँ पर जो कैपेसिटर का प्लेट है इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता था, बोलो क्या होता था, D। इस प्लेट का एरिया क्या लेते थे, A। इसमें मीडियम कौन सा है, एयर है कि वैक्यूम है कि ग्लास है कि वाटर, क्या रखा हुआ उसमें, उस पर डिपेंड करता था। तो यानी कि तुम लिखोगी कि तो C का फॉर्मूला क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट A/D। याद आया, कुछ याद आया। और यहाँ पर तुम लिखोगी C डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। वैसे ही आज हम लोग नया इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। ऐसा देखो, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, वैसे ही ये तीसरे वाले का काम और अलग है। अच्छा, इसका काम समझिए, इंडक्टर का काम क्या है, क्या काम है इंडक्टर का, बता दो। बोलोगे सर EMF इंड्यूस करना, भक भिखारी। उसका काम है मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करना। उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना उसके अंदर, तो उस मैग्नेटिक एनर्जी को वो स्टोर करता है। लेकिन कब स्टोर करता है, जब उसके थ्रू करंट फ्लो करता है। अरे भैया, जब बैटरी से करंट फ्लो करेगा तब ना उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। तो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करना इसका काम है। जैसे इसका काम है चार्ज को स्टोर करना, और ये तो भाई साहब अलग ही जीवन जी रहा है। इसका तो काम है करंट को रोकना, उल्टा काम कर रहा है ये। तो ये कहीं ना कहीं, अच्छा देख रहे हो एक चीज़, लिंक देख रही हो, इसका काम है करंट को रोकना, इसका काम है चार्ज को रखना, और इसका काम क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करना। मैग्नेटिक एनर्जी बन किससे रहा है, करंट से। और ये भी कहीं ना कहीं चार्ज से लिंक है तो करंट से लिंक है, और ये तो करंट को अपोजिट, मतलब सारा चीज़ किससे लिंक है, करंट से। कहीं ना कहीं सारा केस करंट से लिंक है। बढ़िया, तुम लोग CBI में चल जाओगे यार, बढ़िया समझ पा रही हो एकदम क्या। तो यहाँ पर देखना, क्या ही हम भी बोल रहे हैं, यहाँ पर देखना, ये तुम्हारा इंडक्टर, ठीक है, इसमें कॉइल्स है। अच्छा, तो तुम इसको किससे डिनोट कर, अच्छा इसको क्या कह रही हो तुम, इसको क्या कह रही हो तुम, इंडक्टर कह रही हो माता जी। इंडक्टेंस तो L को बोल रही हो, ठीक है। अच्छा, इसको L को तुम कह रही हो इंडक्टेंस, या फिर इसको ही क्या कहते हैं शॉर्ट में, सेल्फ इंडक्टेंस। आप समझ रही हो कि L किस पे डिपेंड करेगा। L भी ऐसे ही कुछ आएगा ना, L का फॉर्मूला। अरे यार, जैसे ये वाला जो फॉर्मूला आया, ये आया, तो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है उसके लिए कुछ आया, वैसे ही L भी क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, उसको कुछ फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। समझ रही हो हम क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसमें चार्ज इंपॉर्टेंट था, प्लेट के बीच का डिस्टेंस इंपॉर्टेंट था, और प्लेट का क्या इंपॉर्टेंट था, एरिया। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स देख रही हो। अच्छा, इसका कुछ लेंथ भी तो है, और इसका कुछ चौड़ाई भी है। बोलोगे सर कॉइल का चौड़ाई कहाँ है, देख भाई, कॉइल गोल सा होता है, तो कॉइल का कुछ रेडियस होता है, तो कॉइल का एरिया नहीं होगा। नहीं समझी भाई। जैसे वायर ये मोटा वाला गोल सा था तो उसका एरिया होता था, वैसे ही ये कॉइल जो गोल सा है, कॉइल का एरिया नहीं होगा। अच्छा, कॉइल का एरिया बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फील्ड को वो नहीं घेर पाएगा। समझो यार, छोटा कॉइल रखोगी तो कम फील्ड लाइंस पास करेगा, बड़ा कर दोगी उसको तो ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करेगा। मतलब कॉइल का एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब कि यहाँ पर इसका लेंथ इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर मान ले 1 2 3 4 5 वेबर बन रहा है, और टर्न्स बढ़ाओगी तो 10 वेबर हो जाएगा, 1000 वेबर हो जाएगा। तो टर्न्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। कैपिटल N का मतलब, आई एम सॉरी, एक नया टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे, स्मॉल n।
जिसका मतलब क्या होगा यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये अलग चीज़ होगा, यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है, यूनिट लेंथ मतलब एक पर्टिकुलर जगह में, तो स्मॉल एंड कैपिटल है ना, बहुत डिफरेंस, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर अब तुम आगे इसमें इसके बारे में क्या लिखोगे, एक लाइन, टू स्टोर क्या चीज़ बताओ, मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी कब, जब इससे करंट फ्लो करेगा तब स्टोर करता है। मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बना के दिखा रहे थे ना, याद करो, ऐसे कर्ल करके मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है, तो उसी को कह रहे हैं मैग्नेटिक एनर्जी। लेकिन कब वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बनता है, जब करंट फ्लो करता है, तो वही उसी को मैग्नेटिक एनर्जी, है ना। अच्छा अब यहां पर तुम क्या लिखोगी कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई। तो फाई और आई प्रोपोर्शनल है, तो यहां से कांस्टेंट हटा दोगी तो क्या लिखोगी, फाई बराबर एल आई लिखोगी। देखो वैसे ही कुछ आ रहा है, जैसे इसमें Q बराबर। अब फिर तुम यहां पर क्या लिखोगी कि L डज नॉट, L इज, अरे यहां पर डिपेंडेंट लिख दिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए था ना। L इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई या नहीं, लेकिन तुम लोग के हिसाब से तो बढ़ रहा था ना, तुम लोग के हिसाब से तो उस पर डिपेंड करता है, भिखारी लोग। अच्छा नेक्स्ट देखना, एल का फॉर्मूला एक लिख रहे हैं हम यहाँ पर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये इसका फॉर्मूला होता है। देख रही हो, नंबर ऑफ टर्न्स भी आ गया, एरिया भी आ गया, मीडियम भी आ गया और लेंथ भी आ गया, ठीक है। लेकिन पता है बाबू, लेंथ को हम लोग नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? लेंथ को बढ़ाएंगे ना और लेंथ को घटाएंगे तो लेंथ को हम लोग मानते ही नहीं है। क्यों बताएंगे अभी हम तुमको थोड़ी देर में। लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा कहते हैं हम लोग, हालांकि लेंथ तो आ रहा है। क्या बताएंगे, बताते हैं, हाँ वही जो ये बोरी सही जा रही है। अब देखना ध्यान से देखना, ये एल पे डिपेंड नहीं करता यार, लेंथ तो है इसमें, लेकिन बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी तुम समझ के चलो एन पे और किस पे डिपेंड करता है। एक और चीज़ है यहाँ पर, म्यू नॉट, लेकिन म्यू नॉट पे डिपेंड नहीं करता। म्यू नॉट के सिवाय यहाँ पर एक और कुछ है जिस पर वो डिपेंड करता है। हाँ बोलो क्या? हाँ अरे भकलोल, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, तो एप्सिलॉन नॉट होगा इसमें, सब मिला के गुड़ गोबर कर दे रही है। तो तुम लिखोगी एल डिपेंड्स ऑन एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा एक और चीज़ है, एंड मीडियम, हाँ वो बताया जाएगा, डेरिवेशन से आएगा, वो स्क्वायर क्यों आया, वो डेरिवेशन से आएगा, ठीक है। डेरिवेशन समझ में आएगा स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से कुछ ज़्यादा ही इसमें फर्क आ जाता है, इसलिए स्क्वायर लगा हुआ है। अब लेकिन लेंथ पे क्यों नहीं सर, लेंथ भी तो आ रहा है। जैसे इसमें एरिया आ गया तो सर आप एरिया लिख दिया, डिस्टेंस लिख दिया, इसमें एल और ये मीडियम कौन सा है? क्या ये मीडियम म्यू नॉट है? नहीं तो क्या है तब? यहाँ तो और कुछ मीडियम को दिखा नहीं रहा है। समझते हैं अभी हम लोग, ठीक है, समझते। चलो इसको लिखो पहले, बढ़िया है ना, ये लिखो जल्दी से एकदम तुरंत, ठीक है। लोग को फॉर्मूला लिखवाया गया था ना कि जो एल होता है वो म्यू नॉट पे फॉर्मूले होता है ना। हाँ एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, फर्स्ट बेंच में हम बैठे थे, एक तो मैडम आई मैथ्स की, एक्स्ट्रा क्लास था, हमको जबरदस्ती घसीट के रख लिया था वहाँ पर। फर्स्ट बेंच बैठे थे, मैम बोली कि टुडे वी विल डिस्कस फॉर्मूलेज। छोटी सी थी मैम, रॉय नाम था मैम का, छोटी सी थी। फॉर्मूलेज था, बोले मैम फॉर्मूलेज नहीं, फॉर्मूला होता है। मारी घुमा के एक झापड़ एकदम, हमको लगा नहीं था मारेगी, एक धमाके दम मारी एकदम है। हाँ हमको क्या पता था, मतलब कि नहीं मैडम थी ना कोई दूसरे, तुमको लगा कि जैसे हम, मेरा जो क्लास में मास्टर है उसका मजाक उड़ाते हैं वैसे इसका भी उड़ाएंगे गए हम, बढ़िया बोल दिया था कि मेरे दोस्त लोग हंसेगा। उल्टा हो गया, फिर जब मारी तो मेरे दोस्त लोग हमको देख के कैसा लगा, मजा आया कि नहीं खतरनाक लेकिन गुस्सा एकदम, देखिए ऐसे एक तापा, कुछ बोली भी नहीं, एकदम एक तमाचा, एकदम इंस्टेंट था एकदम। क्या इंस्टेंट? क्योंकि उसको लगा ना कि उसका हम बेइज्जती कर रहे, बुरा लगा होगा, एक झापड़ एकदम खींच के दी भाई साहब। हाँ अरे दोनों बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले बोलो फॉर्मूला, लेकिन हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहते। चलो वापस मार खाने के बाद दोनों ठीक। तो यहाँ पर तुम हेडिंग लिखना है तुमको, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा तुमको हम बताए थे कि जो इंडक्टर होता है वो और कुछ नहीं तो एक लंबा सा सॉलिनॉइड होता है, ठीक है, लंबा सॉलिनॉइड। अच्छा तुमको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि एल का जो हम तुमको अभी डेरिवेशन ये करवाने वाले हैं ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई ए अपॉन एल, इसमें हम दो बात बोले हैं इंटरेस्टिंग। पहला कि ये एल पे डिपेंड नहीं करता एल होने के बावजूद, और दूसरा यहाँ मीडियम भी है। अच्छा मीडियम म्यू नॉट नहीं है, कुछ और है, बोलोगी तो यहाँ पर कुछ और है, तो कहाँ दिख रहा है उसमें, वो बताया जाएगा अभी। क्या क्या क्या? म्यू आर, यहाँ पर एक ठो म्यू आर होगा जिसका वैल्यू 1 हो गया होगा, ठीक है। तो चलो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग और समझेंगे कि ये सब कैसे आया। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर, हाँ वो भी बताएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग सोलिनॉइड, लॉन्ग सोलिनॉइड समझती हो, क्योंकि सोलिनॉइड ही मेरा क्या है, इंडक्टर।
लॉन्ग सोलिनॉइड कितना लॉन्ग, यहां देखो कितना लॉन्ग, जितना चाहो उतना बना लो, ठीक है, जितना दीवार में बना दे, जितना चाहो उतना बना लो। लग रहा है चूड़ी वाला है ना, चूड़ी बेचेगा। ये बैटरी ऐसे लगा होगा, बहुत भिखारी लोग बोलता है सर बिना बैटरी के करंट कैसे आ जाएगा, इसलिए हम बना देते पहले। देखो यहाँ से करंट ऐसे आएगा, फिर ये करंट इसमें ऐसे गोल 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 फ्लो करते जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको लॉन्ग करने से क्या फायदा हुआ, लॉन्ग करने से इसका रेडियस, तुम देखो एक चीज़ देखना यहाँ पर, एक लॉन्ग सोलिनॉइड या फिर आइडियल सोलिनॉइड भी बोलते हैं, इसका देखना लेंथ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लेंथ है ना, लेकिन इसका रेडियस क्या है, छोटू सा। तो तुम क्या लिखोगी, आर इज मच 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 स्मॉल देन एल। ये चीज़ हमको करना था, इसलिए इतना लॉन्ग सोलिनॉइड लिए, ठीक है। ज़्यादा हो गया, तुमको एक चार ही लगाना है यहाँ पर, ठीक है, 10 मत लगा लेना, समझने के लिए था वो। तो यहाँ पर अब तुम लिखोगे दी मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दी सोलिनॉइड। अच्छा, यहाँ पर आर क्या है, व्हाट इज आर, सारा टर्म्स का मतलब लिखना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कॉइल, रेडियस ऑफ ईच कॉइल, रेडियस ऑफ ईच कॉइल, हर कॉइल का रेडियस कितना है, आर, रेडियस ऑफ ईच कॉइल, ठीक है। अच्छा, एल क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ हेयर्स, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, ठीक है। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल्स टू, बोले सर ये क्या है, देखो भाई, एक वाला टर्न से 5 फ्लक्स, तो यहां n नंबर ऑफ टर्न से कितना फ्लक्स होगा, n 5, कल क्लियर है ये बात, ठीक। अब यहां पर ये n ऐसे ही लिख दिए, 5 का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो, BA होता है, बोलोगे सर कॉस थीटा कहां गया, भाई देख मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसका एरिया किधर होगा, ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 1 हो गया, ठीक है। हाँ, अब यहां पर हम लोग B यहां तक ठीक है, एरिया यहां तक ठीक है। अच्छा, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस R है, तो अगर हम लोग इस एक कॉइल का एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, गरीब कुछ तो बता दे, एकदम भिखारी कुछ तो बता दे, इसका एरिया क्या लिखेंगे एक कॉइल का, एक लाइन नहीं बताने आता है, तुम बताओ, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है, तो यानी कि एरिया लिखेंगे B पाई आर स्क्वायर, कुछ तो बता दो, हम बोले थे भिखारी, ये ठीक है यहाँ तक, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ये एक सोलिनॉइड है ना, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये भी याद नहीं होगा, एकदम गरीब और अनंत भिखारी लेवल का आदमी, क्या, हाँ, म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, तो जहां पर बी है उसकी जगह हम क्या डालेंगे, म्यू नॉट एन आई, है ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, है ना, तो कितना आएगा 5 टोटल, अब कितना आ जाएगा बताओ, एन बी का वैल्यू कितना, म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें बताओ। अच्छा, ये पाई आर स्क्वायर लिखने के बजाय यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, ए, लेकिन तो सर यहाँ काहे लिखें, समझाने के लिए ताकि क्लियर हो ए का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए लेके चलेंगे हम लोग, क्योंकि डेरिवेशन में लास्ट में ए चाहिए, पाई तो चाहिए नहीं, आर तो चाहिए नहीं, ठीक है भाई, चल ठीक, तो ये यहाँ तक ठीक है। तो ये आ गया मेरा टोटल फ्लक्स, इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम लोग जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं ऐसे जनरली, ऐसे जेन्युइन वे में हम लोग, अच्छा तुम देख लो यहाँ पर यार, ये जो है एन म्यू नॉट एन आई, यहाँ पर ये आई तो चलो अलग हो गया, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं, यहाँ आई लिख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और सजा लेते हैं, इसको लिख लेते हैं म्यू नॉट एन ये बी, ये एन को ऐसे एन रहने दो, बी का वैल्यू हम लोग डालें म्यू नॉट एन आई, ठीक है, और ये पाई आर स्क्वायर की जगह पे ए, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक। अब तुम देखना यहाँ पर ये स्मॉल एन अजीब दिख रहा है, क्योंकि स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये कैपिटल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम एक काम करते हैं, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन ले लें हम लोग। सर कैसे लीजिएगा, हाँ आएगा, देखो यहाँ पर हमको पता है सिंस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या होता है, एन बाई एल होता है, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 5 टोटल को अब क्या लिखेंगे बोलो, मैं चले आ तेरी ओर तेरा चले आ है जोर, डरा दे रहा यार, एन स्क्वायर म्यू नॉट आई ए अपॉन एल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम टोटल फ्लक्स का एक और फॉर्मूला जानते हैं, चलो ये तुम लोग लिखियो पहले,
नहीं लिखी हो ना, पहले लिख लो बालक, उसके बाद आगे करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाई बराबर एल आई पढ़ी हो ना, अरे फाई बराबर एल आई पढ़ी हो ना, उसी को यूज़ करेंगे। लिखो इसको जल्दी से, जल्दी लिखो माता जी। तो अभी हम लोग फ्लक्स का ऐसे जनरली फॉर्मूला क्या पढ़े थे प्रीवियसली क्या पढ़े थे, फाई बराबर एल आई, ये पढ़े थे ना, और ये भी फाई बराबर दिस, ठीक है, फाई बराबर एल आई पढ़े थे ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब दोनों को कंपेयर करो, ये भी टोटल फ्लक्स है ना, क्या ये टोटल फ्लक्स है, सोच लो क्या, हाँ हाँ टोटल फ्लक्स, दिस इज द टोटल फ्लक्स। फाई का मतलब टोटल फ्लक्स नहीं, इसको टोटल क्यों कह रहे हैं ना, बता रहे हैं उसको कारण बता रहे हैं। देखो यहाँ पर ये जो एल है वो पूरे का इंडक्टेंस है, पूरे कॉइल का इंडक्टेंस है। एल तो पूरा कॉइल को डिफाइन करता है ना, क्योंकि एल के अंदर एरिया ये सब आता है, तो ये टोटल फ्लक्स, ठीक है, 5 टोटल बराबर एल आई। तो तुम कंपेयर करोगी जब, तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, किसको कंपेयर करने पे, 4 और इसको, तो यहां से तुमको देखो इधर भी 5 टोटल, इधर भी 5 टोटल, तो तुम एल आई बराबर क्या लिख सकती हो, n स्क्वायर म्यू नॉट आई ए अपॉन एल। वो समझ जाओ तुम लोग, जैसे हम देखो, हम ये कह रहे थे कि जो 5 है उसका मतलब है क्या, देखो जैसे हम 5 इज प्रोपोर्शनल टू, इसमें कंफ्यूज हो गए नहीं तुम लोग, 5 इज प्रोपोर्शनल टू आई लिख रहे थे, तो ये 5 का मतलब था फ्लक्स ऑफ ईच कॉइल, ठीक है। फिर जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम कांस्टेंट यहां पर एल दिए, तो ये जो फ्लक्स हो गया ये किसका हो गया, टोटल का हो गया, समझ गए। कहने का मतलब मेरा ये है ना कि एल यहां पर ले आए, तो एल यानी कि सारे का एल होगा ना, एल में तो सब आ जाता है। देखो अभी तुम समझ जाओगे, देखो यहां पर देखना ध्यान से, एक का एल कैसे लोगी यार, इंडक्टर का मतलब होता है ढेर सारा टर्न्स मिला के जो बनता है, तो एक का कैसे होगा। अब देखना ध्यान से, यहां से आई कैंसिल होगा, आई कैंसिल होगा आमने सामने, क्या किए हम लोग, कंपेयर किए, किसको कंपेयर किए, 5 and 4, तो यहां से एल बराबर कितना आ गया बोलो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल आ गया, देखो डेरिवेशन ड्राइव हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ इसका। अब सुनना बात मेरा ध्यान से, यहां पर तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो एल है वो प्रोपोर्शनल है, ए के इन्वर्सली है एल के, वो सब दिख रहा होगा, ठीक है। नीचे वाला डेरिवेशन हम मिटा रहे हैं। अब तुमको ये फील हुआ यार कि हम ये क्यों बोल रहे हैं कि ये जो फ्लक्स है ये टोटल है, समझ में आया। क्योंकि देखो भाई यहां पर ये जो एल आ रहा है वो पूरे का आ रहा है ना, तो देखो ना एल में सब आ जा रहा है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये जो फ्लक्स टोटल है ये टोटल का होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट कौन सा लोगी, टोटल वाला। एक कॉइल का करंट कैसे ले लोगी, मुश्किल है एक कॉइल का करंट लेना, तो जब भी तुम ये फॉर्मूला लिखती हो ना टोटल फ्लक्स निकालती हो, ठीक है। अच्छा ये वाला जो हम लिखे थे, इसको यहाँ पर जो लिखे थे 5 टोटल बराबर n नंबर ऑफ टर्न्स इनटू ये, तो n से मल्टीप्लाई किए थे तो टोटल का आया था। मान लो हम ये 5 टोटल में n का वैल्यू 1 डाल दे, कितना डाल दे n को 1, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा 5, तब एक का हो जाएगा। n का वैल्यू हम 2 डालेंगे तो 2 5, 3 डालेंगे तो 3 5, समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो, मेरी बात क्लियर है पक्का। इसमें कंफ्यूजन हो गया था ना, ठीक है। उस समय लगता हो सकता है हम गड़बड़ बोल दिए होंगे, उस समय शायद हम एक कॉइल का बोल दे रहे थे उसको ना, नहीं टोटल होगा, क्योंकि यहाँ पर एल से मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझा दिए हम क्यों टोटल होगा, क्योंकि एल से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, आगे देखना। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एग्जाम में बहुत बार आया, और सबसे चौंकन्ना वाला बात क्या है कि एल पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है हम समझा रहे हैं। देखो ये तुम्हारा कॉइल है बढ़िया, एल पे डिपेंड नहीं करता है। पहले हम इसके बाद लिख देते हैं नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एल। देखो हम चाहे तो एल को चेंज करके इसको कर सकते हैं चेंज, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ एल लिखना थोड़ा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एल को तो हम चेंज करके बढ़ा घटा सकते हैं ना भाई, खींच के उसको बढ़ा देंगे, छोटा कर देंगे। चलो यहाँ पर अब तुमको दिखाते हैं हम जो सोलेनॉइड, देखो हाँ देखो जैसे ये कॉइल, अब क्या किए सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड था, अब इसको क्या किया, इसका एल बढ़ाएं हम। एल पे क्यों इंडिपेंडेंट है वो हम बता रहे, देखो इसको ऐसे बढ़ाए, सोलेनॉइड बचाइए। जब इसको ऐसे कर दिया तो फ्लक्स से नहीं बनेगा, फ्लक्स से नहीं बनेगा तो सोलेनॉइड कहाँ हुआ, ये ऐसे घुंघराला रहेगा तब ना सोलेनॉइड बनेगा, समझ रहे, गोल गोल रहेगा तब ना। इसको सीधा कर दोगे तो बचबे नहीं करेगा सोलेनॉइड, समझ रही हो। इसीलिए कह रहे हैं कि एल के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाइए, बढ़ाना है तो इसका एरिया बढ़ाइए, तो बढ़िया फील्ड पास करेगा, बढ़िया फील्ड पास करेगा तो एल बढ़ेगा। ये नहीं कि आप इसका एल बढ़ा दे, लेंथ उसको खींच के बढ़ाइएगा तो लेंथ वह खींच देगा तो सोलेनॉइड नहीं बचेगा। ये समझ आया कि नहीं आया, तो लेंथ नहीं खींचना है। चलो देखो, तो इसीलिए हम कह रहे हैं एल से इंडिपेंडेंट। अगर एल को तुम फिर भी बढ़ाती हो ढीठ जैसा तो सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड हो जाएगा बर्बाद, बर्बाद, ठीक है। अब चलो हम लोग उन फैक्टर्स को लिखते हैं जिस पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। फाइनली ये मिटा दे, यहां पर फैक्टर्स हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा ना ये। अभी तुम देखना देखो अभी तुम ये देखो कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला ये क्लियर है तुम लोग का, एल बराबर क्या है बोलो फॉर्मूला, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, यही है ना फॉर्मूला, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे फैक्टर्स कौन कौन सा होता है जिस पे डिपेंड करता है। हाँ फैक्टर्स जिस पे, जिस तुमको पूछा गया थोड़ा देर पहले, तुम लोग फाई और आई बोल रही थी, तो अभी एक्चुअली फैक्टर्स के बारे में
फाई और आई हाँ हाँ बोल रही थी ना, तो फिर हाँ करने का मतलब हाँ है, ठीक है। चलो देखना अब ध्यान से, पहला फैक्टर, L इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगी तो ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, ज्यादा फ्लक्स पास करेगा तो इंडक्टेंस बढ़ेगा। दूसरा, L इज प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब एरिया बढ़ाओगी कॉइल का, ये देखो छोटा कॉइल को अगर बड़ा कर दोगी तो ज्यादा फील्ड पास करेगा, अगर इसको छोटा रखोगी तो इकट्ठा पास करेगा, ठीक है। तीसरा, L इज प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट। नहीं 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 नहीं, देखो L का भी ना एक्चुअल फॉर्मूला हम लिखते हैं, तो तभी से क्या चल रहा है तब, तो अगर म्यू आर अभी 1 ली हो ना, लेकिन अगर 1000 कर दोगी तब भाई साहब, अगर आयरन ले लोगी तब, हाँ ये आयरन का 1000 होता है म्यू आर। अगर हाँ मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर तुम इसको 1000 लोगी तो इंडक्टेंस तो बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि L डिपेंड्स ऑन मीडियम, की मतलब जो हम लोग ये वायर लपेटते हैं ना जी, अरे जो वायर को लपेटते हो किस पे लपेटे हैं, सॉलिनॉइड पे लपेटेंगे तब तो L बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो L इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगी, म्यू आर। L इज प्रोपोर्शनल टू म्यू आर। तो ये सारा टर्म्स हुआ जिस पे L डिपेंड करता है, इसको लिख लो, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ, L का अंडरस्टैंडिंग हुआ, हेनरी यूनिट होता है, सारा क्लियर है बात, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है ये वाला, ठीक है। थैंक यू, बाय।